अभी की डेट में हमारे पास अराउंड 20 इंटर्न्स हैं। वी हैव 20 इंटर्न्स, जिसमें से मैंने ऑफलाइन खाली अभी 3 ही 4 रखे हैं, बाकी मेजरली सब मेरा ऑनलाइन ही काम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 45 रिटेनरशिप्स हैं। तो ऑब्वियसली काम डिवाइडेड है। 4 इंटरनेशनल लॉ फर्म्स हैं जिनसे हमारे पास ड्राफ्टिंग का काम आता है, और हम उनको लिटिगेशन में भी थोड़ा बहुत असिस्ट करते हैं जब उन लोगों को जरूरत होती है, बट मेजरली ड्राफ्टिंग होती है। सर, डेटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। मध्यस्थता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस रीजन से भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये हमारे लिए कोई नई चीज है। आप चाहे महाभारत का जिक्र कर लीजिए, जब कृष्ण भगवान गए थे मध्यस्थता करने, और चाहे आप महात्मा गांधी का जिक्र कर लीजिए। पंचायतों का जो महत्व है वो इसीलिए होता था कि जो लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो है तो उस लेवल पे एजुकेटेड नहीं है, या किसी ना किसी कारण से सक्षम नहीं है कोर्ट जाने में। कहीं ना कहीं अरेंजमेंट्स हैं, बहुत अरेंजमेंट्स हैं, और बेहतर करने की जरूरत है, हमेशा होती है बेहतर की गुंजाइश। हम लोग कर भी रहे हैं, होनी चाहिए कि हम लोग जितना हो पाए लोगों का और अदालतों का प्रेशर कम करें। आउट ऑफ कोर्ट जाके जितनी चीजें हम सेटल कर सकते हैं उनको हम कर दें। एक चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है जब आप इस यूनिफॉर्म में हो या किसी यूनिफॉर्म में हो, कि आप कोई भी काम कर रहे हो, एक डिग्निफाइड लाइफ से नीचे आपने नहीं जाना है, डिग्निटी से नीचे नहीं जाना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए कुछ भी चार्ज कर रहे हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हो, एक डिग्निटी आपको अपनी मेंटेन करनी है कि ये नॉन नेगोशिएबल है। वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। टुडे वी हैव ए वेरी स्पेशल गेस्ट, एडवोकेट तरुण वाजपेयी जी, a first generation lawyer who overcome personal loss to build his own law firm in just 3 years. Registered with the Supreme Court of India, Tarunji's journey span criminal defense, family disputes, and high-profile corporate cases. Recognized for his skills in negotiation and trade-driven legal practices, he is also using social media to mentor young advocates and raise legal awareness nationwide. Stay tuned as we uncover his remarkable story, career triumphs, and vision for the future of Indian law. Very warm welcome, तरुण जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके पॉडकास्ट पे लाने के लिए। सर, स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट विद अ टफ क्वेश्चन, with a very important question. Sir, you have lost your father at a young age. So how did that experience shape your ambition and path toward law? क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव होता है जिंदगी का, बहुत सारे लोग इन एनी एज टूट जाते हैं। संभलना और संभल के खड़े होना और लोगों को फिर संभालना। सर, ये वो क्या वो क्षण था, कैसे आप उभरे और कैसे वो मुश्किल दौर आपने पार किया? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, सबसे पहले ये बात बिल्कुल सच है जो सब कहते हैं कि लाइफ टफ है, बिल्कुल है। अपना अपना नजरिया है खैर, लेकिन हर आदमी की जर्नी होती है। हर किसी का मानना होता है कि उसकी लाइफ टफ है, तो मेरे हिसाब से मेरी टफ है, किसी और के हिसाब से किसी और की टफ होगी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक उस पर ले आऊं, हाँ, मेरे पिताजी का देहांत यंग एज में ही हो गया था। काफी मैं छोटा था, पढ़ाई ही चल रही थी तब, और उससे उभरने में और यहाँ तक पहुंचने में, जहां भी मैं जिस भी मुकाम तक अभी पहुंच पाया हूँ, सबसे बड़ा रोल मेरी माँ का है। वही थी जिन्होंने मेरे लिए करियर चूज करा था, और वही है जो आज भी मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़ी है। अब आ जाते हैं वकालत के ऊपर कि हमने इसे क्यों चुना। सीधी सी बात है, अगर हम परिवार को एक घर माने तो पिता उस घर की छत होता है, और जब आपकी छत टूट जाए, और काफी यंग एज में टूट जाए आपके घर की छत, तो तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि आप बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं दुनिया के सामने। कहीं ना कहीं आप अपने आप को वीक भी फील करते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि लोग एडवांटेज लेने की कोशिश ना करें। हर तरह का आदमी दुनिया में है, कुछ आपका साथ देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे जब आप एक कमजोर सिचुएशन में। उस टाइम जब मेरी माता जी ने मेरे लिए करियर चुना, तो मैं भी थोड़ा डाउट में था, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। मेरा ज्यादातर जो इंटरेस्ट रहा है सब्जेक्ट्स में, वो इतिहास में रहा है, हिस्ट्री में रहा है। लेकिन लॉ के अलावा यकीन मानिएगा ऐसा कोई करियर नहीं है जो आपको कायदे में लिबरेट करे। जरूरी नहीं है कि आप वकालत पढ़ने के बाद एक रजिस्टर्ड वकील बने, लेकिन जरूरी ये है कि आप अपने अधिकारों के बारे में जाने, अपने कानून के बारे में जाने, अपने देश के संविधान के बारे में जाने, मोर देन सोशल मीडिया एटलीस्ट। वो समझने के लिए और थोड़ा सा बोल्ड होके लाइफ जीने के लिए लॉ से बेहतर कोई डिग्री हो ही नहीं सकती। ग्रेट सर। सर, इसी कंटेक्स्ट में मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा। कमिंग फ्रॉम ए फैमिली रूटेड इनटू पॉलिटिक्स एंड एकेडमिक्स,
की मैं जब बात करूं, सो हाउ डिड दैट इन्फ्लुएंस, वो कैसा प्रभाव था कि आप पॉलिटिक्स एकेडमिक्स वो एक फैमिली से आप लीगल कैरियर के तरफ आए? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, बिल्कुल राजनीति में मेरा परिवार रहा है बहुत पहले से। मेरा ननिहाल ददहाल दोनों पक्ष रहे हैं। मेरे परिवार के और भी कई लोग हैं, लेकिन बचपन से ही हम जितने भी घर के बच्चे थे, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो कभी ये इस तरह हमें जताया नहीं गया कि हम राजनीति में हैं या हम बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं। जरूर ये बताया गया कि हम सामाजिक रूप में समाज में क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी वही चीज की थी, वो राजनीति में डायरेक्टली नहीं आए कभी, वो धीरे धीरे आए, समाज के साथ जुड़ कर आए, पब्लिक के साथ जुड़ कर आए। तो हमको राजनीति कभी भी पावरफुल चीज की तरह नहीं दिखाई गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दिखाई गई, और इस तरह दिखाई गई कि अल्टीमेट गोल कभी ये नहीं है कि आपको किसी पद पे ही जाना है। आपको पब्लिक के साथ रहना है, पब्लिक को सपोर्ट करना है, उनका काम करना है, उनकी मदद करनी है, और बॉटम लाइन उनका जीवन आसान बनाना है। राजनीति में तो वो खुद हमें अपने आप ले आए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, भाई बिल्कुल सही बात है। एकेडमिक्स में भी मेरा परिवार रहा है। पढ़ाई का माहौल शुरू से घर में बहुत रहा, क्योंकि सभी लोग बहुत पढ़ने लिखने वाले रहे हैं। चाहे मेरे भाई बहन हो, मेरे कजिन्स हो, या मेरे चाचा ताऊ लोग हों, या पिताजी माताजी, सभी लोग। तो एक पढ़ाई का माहौल बना ही रहा। तो कहीं से भी दोनों चीजों में से किसी एक भी चीज पे ढील नहीं छोड़ी गई थी। सामाजिक कार्यों में भी पूरी तरह हमारी रुचि बनाई रखी गई, और साथ ही साथ शिक्षा और दीक्षा में भी पूरा का पूरा दखल माँ बाप करा। आज भी मेरी माताजी का है, और उनकी कोशिश रहती है, मतलब अब मैं वकील बन गया हूँ फिर भी, कि मैं कुछ ना कुछ नया पढ़ता लिखता जरूर रहूं। बात भी ठीक है, इस बहाने हम इवॉल्व होते रहते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा, वो गोल्डन टाइम पे, यंग टाइम पे। सो सर, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग इन द अर्ली डेज? वो जो शुरुआती दिन होते हैं, टफ होते हैं, वो जो शुरुआती दिन होते हैं, बहुत बार अपने को ऐसा लगता है कि इस राह पे कोई नहीं है, यू आर द फर्स्ट फ्रॉम द फैमिली। सो वो क्या, वहां क्या क्या कठिनाई आई, वो क्या चीज आपको मोटिवेट करती थी? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। जब पापा की डेथ हुई, पापा भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, अच्छी पोजीशन पे थे, और एकदम से उनका निधन हो गया। तो तब तक तो मेरा कभी आमना सामना हुआ ही नहीं था ढंग से सरकारी महकमे से। वो उनके देहांत के बाद हुआ कि मुझे पता चला कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, कितने लोगों से जबरदस्ती उनको मोबिलाइज करना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है, वो भी आपके जेन्युइन कामों के लिए। तो उस टाइम पे जब मैं सोचता था, मैं अपनी माँ से बात करता था, तो हमारे सामने लिमिटेड ऑप्शंस थे। अब कोई गलत कार्य तो करना नहीं है, अच्छा परिवार है, पढ़ाई लिखाई है। तो ऐसे में एक ऐसा करियर लॉ के अलावा कोई और हमें समझ नहीं आया, जिसके माध्यम से हम इस चीज से ओवरकम कर पाए, और साथ ही साथ हम कोशिश करें कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके साथ यही घटना घटी है, या उसे किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो एटलीस्ट हम अपने लेवल से जो भी मदद उसकी कर सकते हैं हम करें, ताकि इस तरह का हैरेसमेंट सरकारी महकमों के हाथ में किसी और का ना हो। और जेन्युइनली यही सबसे बड़ा रीजन था, यही मोटिवेशन था। लेकिन फिर जब वकालत में आए, क्योंकि हमने लखनऊ से काम शुरू करा था, तो कचहरी का कल्चर बहुत अलग होता है। तुम सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे आप के जो सीनियर्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ होते हैं जो जेन्युइनली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मौका देते हैं सीखने का, गलतियां करने का बहुत मौका देते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, कि आप अगर केसेस ला रहे हैं तो आप उनके काम के हैं, उसमें भी वो आपको बहुत छोटा मोटा कुछ पे कर दे तो कर दे, वरना कोई जरूरी नहीं आपको कुछ मिले, आपका कन्वेंस भर भी शायद ना निकल पाए। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही इस मामले में कि मुझे दो बहुत अच्छे वकीलों ने मेंटर करा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल मिस्टर शोभित सक्सेना ने हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अच्छे बड़े वकील हैं मिस्टर आदित्य शर्मा, उन्होंने। तो मेरा जो करियर रहा इन दोनों ही कोर्ट्स में, जो आज मैं यहाँ तसल्ली से बैठा हूँ इतने कम एक्सपीरियंस में भी इतनी चीजें हासिल करके, उसमें इन दो व्यक्तियों का प्रोफेशनल लाइफ में मेरी सबसे बड़ा रोल है। अगर ये दो लोग नहीं होते तो शायद राह और मुश्किल होती, कर तो लेते लेकिन समय और ज्यादा लगता। दिक्कतें तो यहाँ भी बहुत आई, धक्के यहाँ भी बहुत खाए, धीरे धीरे ही सही लोगों तक पहुंच पाए, लेकिन आखिरकार पहुंच गए। वेरी ट्रू सर, जैसा आपने कहा, यस, गुरु मार्गदर्शक बहुत जरूरी होता है, और मेरे ख्याल से आप अभी भी लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो यस, दैट इज रियली गुड थिंग। सर मैं इसी में ही फर्स्ट ईयर के बारे में आपसे थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा। सर क्या वो चैलेंजेस आए, बिगेस्ट चैलेंज क्या आया उस दौर में, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस की आपकी जो है उस दौरान? सर उसके बारे में प्लीज बताइए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन और प्रॉब्लम होता है जब कोई भी
नॉर्मल बच्चा लॉ करके आता है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं आ रहा है या क्लैट से किसी बड़े कॉलेज से नहीं आ रहा है, नॉर्मल बच्चा है, किसी छोटे से जिले से आ रहा है, कचहरी पहुंच गया है, तो उसको ना तो कोई बताने वाला है ना सिखाने वाला है। उसके दिमाग में पहली चीज होती है कि भाई कुछ करना है किसी के साथ रह के, और चार पैसे इज्जत से कैसे ना कैसे कमाने हैं। वो चैलेंजेस हमारे ऊपर भी थे। डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट और नाम रहता है, लेकिन आप लेगेसी को आगे फॉरवर्ड नहीं ले जा सकते अगर आप खुद उस काबिल नहीं है। वेरी ट्रू। लेगेसी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देती है कि भाई ये Right. फलाने के घर से हैं, परिवार से हैं, लेकिन उसके आगे आप उन लोगों के साथ जो थोड़े कामयाब हैं, जिनसे आपका इंट्रो हुआ है, टिकते आप अपने बलबूते पे हैं। आपको साबित करना होता है कि आप कितने काम के। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कुछ नॉलेज खास थी नहीं, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं कॉलेजेस में और जो कोर्ट रूम्स में होता है वो दोनों बड़ी अलग चीज है। प्रैक्टिस को प्रैक्टिस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बड़ी अलग होती है। और एक अमूमन लोगों की धारणा होती है कि आपने अगर वकालत कर ली है तो कचहरी जाइए, तो क्रिमिनल में आ जाइए, सिविल में आ जाइए, या तो फौजदारी या दीवानी। लेकिन जरूरी नहीं है। तो मेरा दिमाग दूसरी चीजों में भी चल रहा था। जो एक चैलेंज मुझे सबसे बड़ा फेस करना पड़ा, क्योंकि लखनऊ कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है जहां से मैंने काम शुरू करा। मेरा मानना था कि वकालत को लिमिटेड क्यों रखा जाए इन दो चीजों तक, क्यों नहीं इससे आगे बढ़ के सोचा जाए और भी रास्ते हों सही तरीके से, कि हम इसी प्रोफेशन में रहते हुए साइड बाय साइड और अच्छे से पैसे कमा पाए, खुद को सस्टेन कर पाए, ताकि जो कहा जाता है 8-10 साल लग जाते हैं आपको सेटल होने में, वो आप अच्छे से पार कर पाए, बगैर किसी से दबे पार कर पाए। तो ये चैलेंज था। अब बताने वाला कोई नहीं था, तो गलतियां बहुत हुई, समझ नहीं आ रहा था क्या करें कैसे करें। मन कॉर्पोरेट लॉ में शुरू से था, क्रिमिनल लॉ पसंद था, सिविल भी पसंद था, लेकिन ज्यादा इच्छा थी कि कॉर्पोरेट लॉ में जाके कुछ देखना है। ड्राफ्टिंग में शुरू से बड़ा इंटरेस्ट था। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे भी एक और आया कि ड्राफ्टिंग सिखाएगा कौन, और अगर सीख भी ली तो क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, क्लाइंट नहीं आए तो क्या करेंगे, खुद को मेंटेन कैसे करेंगे, स्टैब्लिश कैसे करेंगे, और वरना फिर यहाँ पे कितने साल कैसे क्या होगा। बहुत चीजें दिमाग में थी। हर दिन एक नया डाउट लेके ही कोर्ट जाते थे, और फिर किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी छोटी चीज में कोई ना कोई उम्मीद ढूंढ लेते थे कि भाई चलो ठीक है, आज ऐसे नहीं तो आज वैसे, कैसे ना कैसे हम काम कर लेंगे। तो सबसे बड़ा जो आप चैलेंज पूछ रहे हैं वो ये है कि गाइडेंस नहीं थी। प्रॉपर गाइडेंस जो थी वो बड़े लिमिटेड दायरे में थी, जैसे सिर्फ क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ की तरफ। बाकी जो हमारे पार्ट्स होते हैं लॉ के, जो हम जिनमें जा सकते हैं, जिनसे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उस बारे में बताने वाला कोई नहीं था। Moving back to the support system, moving back to Ma, moving back to your mother academic background. So how that help you into very specifically, जब मैं वर्क एथिक की बात करूं या प्रोफेशनल आउटलुक की बात करूं, तो उनकी जो अकादमिक पृष्ठभूमि थी उसने कैसे आपको हेल्प करी इस प्रोफेशनल दृष्टिकोण में और दिशा दी? मैम के बारे में, माँ के बारे में सर प्लीज बताइए। देखिए, मेरी मदर जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लखनऊ विश्वविद्यालय में इंग्लिश डिपार्टमेंट की एचओडी भी रह चुकी हैं। अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ है। इस समय वो एक बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर भी हैं। हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी करके एक एलयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है उसकी, और बहुत सारे पदों पे रही, जैसे फाइनेंस कमेटी वगैरह में भी। तो मेरी मदर क्योंकि खुद प्रोफेसर रही हैं, तो आप सोच लीजिए पढ़ाई का माहौल कैसा होगा। राइट। तो वो एक आदत शुरू से पड़ी हुई थी कि जैसे छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे जब मैं छोटा था तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि ये रिटन में क्यों करना है, लिखना क्यों है। तो लिख लिख के पढ़ना, नोट्स बनाना, ये मैंने अपनी माता जी से सीखा, जो आज मुझे वकालत में बड़ा काम आता है। नहीं तो बड़ी दिक्कत होती। तो जाहिर सी बात है, अच्छा क्योंकि वो खुद एक प्रोफेशनल लाइफ में थी, तो मेरे से ज्यादा उनको चैलेंजेस के बारे में पता होता था। तो कहने की बात है कि मैं रोज जाके स्ट्रगल कर रहा था, मेरे से पहले वही स्ट्रगल कर रही थी। उनके दिमाग में स्ट्रगल पहले से चल रही थी कि अच्छा आज जा रहा है या कहीं जा रहा है तो ये मिस्टेक हो सकती है, वो हो सकती है। छोटी छोटी चीजें हैं, खुद को कैरी कैसे करना है, यूनिफॉर्म साफ होनी चाहिए, बहुत चीजें जो बेसिक डिसिप्लिन आपको आपकी फैमिली से मिलते हैं। मेरे यहाँ थोड़े ज्यादा इसलिए थे क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग वर्किंग रहे हैं, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप दो चीजें और एक्स्ट्रा सोच के ही चलते हैं कि आपको ये करनी ही करनी है। लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल रहा फैमिली में, और मतलब मेरी लाइफ में तो खैर बिल्कुल है। सबसे बड़ी गुरु मेरी लाइफ में मेरी माँ है। जो भी कुछ है उनका ही दिया हुआ है। आज यहाँ भी बैठे हैं, उनकी बदौलत ही बैठे हुए हैं। क्योंकि कई बार जब किसी को भी शायद हम पे विश्वास ना रहा हो, हमारी माँ को था, है और हमेशा रहेगा। उनके बगैर इट वॉज इम्पॉसिबल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपने जो बोला एक एक शब्द सही है। और यस, माँ का रोल हर बच्चे के लिए अहम होता है, महत्वपूर्ण होता है। और यस, जैसा आपने कहा कि उनको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है और कैसे उस चीज के लिए सॉल्यूशन वो निकाल लेते हैं। दैट इज वेरी 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 ट्रू। यू आर
वेरी लकी ऑन दैट फ्रंट। पूरी तरह। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन की जब मैं बात करूं अबाउट योर ओन लॉ फर्म, जिसको आज 3 साल हो गए हैं, सो ये कैसे एस्टेब्लिश किया, शुरुआती दौर से लेकर अब तक क्या क्या चीजें हैं, सर इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में बताइए। देखिए, ये भी थोड़ा सा मेरे अर्ली डेज से ही जुड़ा है, आपके पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कोई नॉर्मल घर का बच्चा जो बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं है वकालत करके कचहरी जाता है, तो उसके लिए चीजें मुश्किल होती हैं, स्पेशली अगर वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके पास कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होता है। वो कुछ सीखने के लिए कचहरी जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस लेवल पे वो चीजें सीख पाए, उसे सपोर्ट मिले। और जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर लोग सिर्फ 2 पर्टिकुलर चीजों पे ही रह जाते हैं, दीवानी या फौजदारी, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत स्किल्स होते हैं जो आप धीरे धीरे सीखते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग होती है, नेगोशिएशन होता है, कॉर्पोरेट होता है। जब मैंने काम शुरू करा, लकीली गाइडेंस अच्छी मिली, पढ़ना लिखना रहता ही था घर में भी, और मुझे शौक भी था, मुझे आज भी है। तो जब मैंने ड्राफ्टिंग वगैरह सीखी और मैं कुछ बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करने लगा, जैसे मेरे 1-2 क्लाइंट्स हैं जो रेलवे में अच्छे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो उनके जो टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते थे वो मैं देखता था, मैं आज भी देखता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो NHAI के साथ काम करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने अपने दिमाग में एक नियम बना लिया था, एक उसूल बना लिया था, वो आज भी है कि मेरे जितने भी जूनियर्स हैं वो सब लोग यूपी के छोटे छोटे जिले या शहरों में से ही हैं। कोई बहुत हाई फाई कॉलेज से मैंने बच्चे आते भी हैं तो उनको लिया नहीं है, क्योंकि उसके पीछे मेरा रीजन बस यही था कि जैसे मुझे सही गाइडेंस मिली है, वो लकी, मुझे सही लोग मिल गए, सही गुरु मिल गए। तो एटलीस्ट अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है तो ऐसा है जिसको हेल्प की वाकई बड़ी नीड है, रिकॉग्निशन की नीड है, मेहनत करना चाहता है, और उसे एक्सप्लॉयटेशन ना फेस करना पड़े। एटलीस्ट कोई जगह तो हो जहाँ वो कॉन्फिडेंटली आके कह पाए कि नहीं, मैं इनसे एसोसिएटेड हूँ, इन पर्टिकुलर एडवोकेट से या फर्म से। वहीं से फर्म का आइडिया डेवलप हुआ, उन्हीं बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करके। और इसमें भी मदर का रोल था, उनका बड़ा मन था शुरू से कि मैं अपनी लॉ फर्म बनाऊं, चाहे छोटी सी बनाओ चाहे जैसे हो, लेकिन लॉ फर्म जरूर बनाओ। तो हम लोगों ने यही सोच के बनाया। और अभी भी जो हमारी टीम है उसमें ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि वो सीखें, साथ ही साथ जो भी बेस्ट पॉसिबल वो अर्न कर पाते हैं अपनी मेहनत से वो करें, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन ना फेस करना पड़े। फर्म का आइडिया आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। वो सिर्फ वही चीज है जो मुझे मेरे गुरुओं से मिली प्रोफेशनल लाइफ में, मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरे जूनियर्स इसी चीज को आगे फॉरवर्ड करें। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, जैसा आपके गुरु ने आपको सिखाया वैसा ही आप उनको आगे वो चीज बता रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से बता रहे हैं, तो डेफिनेटली पीपल विल कनेक्ट विथ यू, पीपल विल ट्राई टू गेट द गाइडेंस, एंड डेफिनेटली आप बहुत तरक्की करें, और आपकी जो टीम है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी बहुत तरक्की करें, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से ये भी पूछना चाहेंगे कि हाउ डिड यू रजिस्टर्ड विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज ए एडवोकेट। सर, क्या प्रोसीजर होती है, कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, सर इसके बारे में बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आई थिंक हर वकील का सपना है, इंडिया में होना भी चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, और आप अपने प्रैक्टिस में कितने भी परेशान हो, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन कम हो रहा है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो टिकट कटाइए, दिल्ली जाइए, एक दिन उस कोर्ट में बिताइए, यकीन मानिएगा आपको लाइफ में बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाएगा। आपको अच्छा लगेगा, प्राउड फील होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो छोटा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में फेल हो गए, क्योंकि वहां आपको सिर्फ लोग नहीं, वहां आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, वहां आपको खड़े खड़े बहुत चीजें दिखेंगी जो आप सीख सकते हैं। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे या रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर पे। बहुत तरीके होते हैं। AOR का होता है, AOR का एग्जाम जो कि मुझे अभी देना भी है, मेरा ड्यू है, बट अभी मेरी प्रैक्टिस उतनी पुरानी नहीं हुई है, उसके लिए मिनिमम 5 इयर्स चाहिए होती है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन का एक दूसरा तरीका भी होता है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स नॉमिनेट कर दें। मेरे टाइम तक यही प्रोसीजर था। अराउंड 11 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट करते हैं, उसमें 10 अलग होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर AOR होता है तो जिसकी प्रैक्टिस एक समय सीमा तय होती है, उतनी पुरानी होनी ही चाहिए। और फिर उसके बाद एक सेकंड स्टेप भी होता है, वो होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं, और वो आपसे सवाल करते हैं, आपको जवाब देना होता है उनका। बहुत तरह के सवाल होते हैं, और आपको उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो उसी लेवल की बात होगी। उसके बाद आप मेंबर बनते हैं। Great, sir. Great, sir. Sir, talking about your student, talking about your firm, talking very specifically about your team. So, sir, आपने टीम कैसे बिल्ड करी, कैसे मैनेज करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। अभी की डेट में हमारे पास अराउंड 20 इंटर्न्स हैं। वी हैव 20 इंटर्न्स,
जिसमें से मैंने ऑफलाइन खाली अभी 3 ही 4 रखे हैं, बाकी मेजरली सब मेरा ऑनलाइन ही काम देख रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे पास 45 रिटेनरशिप्स हैं, तो Right. ऑब्वियसली काम डिवाइडेड है। 4 इंटरनेशनल लॉ फर्म्स हैं जिनसे हमारे पास ड्राफ्टिंग का काम आता है, और हम उनको लिटिगेशन में भी थोड़ा बहुत असिस्ट करते हैं जब उन लोगों को जरूरत होती है, बट मेजरली ड्राफ्टिंग होती है। तो मैंने जिसकी जैसी रुचि है उसके हिसाब से काम डिवाइड कर रखा है। रही बात इन लोगों के ज्वाइन करने की, तो कभी किसी इंटर्न को बुलाना नहीं पड़ा, और उन सबका विश्वास था, एक के बाद एक आते गए। वो होता है ना कि बात से बात बनती चली गई, तो मैंने 1 को रखा, 2 को रखा, फिर 2 से कब 4 हुए, कब 10 हुए, मुझे खुद पता नहीं चला। कुछ हैं जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अभी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर उन लोगों को कि कामयाब हो रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, मेरे जितने भी जूनियर्स जो थे और जो हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है उस लेवल पे मुझे लाने में जिस पे मैं आज हूँ, क्योंकि उनसे भी मैंने बहुत चीजें सीखी हैं, उनको मैंने सिखाई भी हैं। तो डेफिनेटली इसी तरीके से ही मैंने उन लोगों को अपने साथ जोड़ा था। टॉकिंग मोर अबाउट स्किल्स एंड लीगल प्रैक्टिसेस, सर जो आप अभी बता रहे थे ड्राफ्टिंग स्किल्स के बारे में, सो क्या होती हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, कैसे ये एयर टाइट करते हैं, क्या एग्जैक्ट उसका तरीका या सलीका जो बोले, और क्या ड्राफ्टिंग स्किल चाहिए, और कैसे इसको आपकी टीम इसको अचूक बनाते हैं, कानूनी जो कॉन्सेप्ट्स हो गए उनके देखते हुए। सर इसके बारे में प्लीज बताइए सर। देखिए, सबसे पहले ड्राफ्टिंग जो है एक वकील के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट या रिट पिटिशंस नहीं, उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज एक वकील क्या ड्राफ्ट करता है, वो करता है एक लीगल नोटिस। सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई बोलेगा कि वकील साहब एक नोटिस बना दीजिए, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, आपकी ड्राफ्टिंग वहीं से शुरू हो जाती है। तो अगर मैं वहां से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक जाऊं, तो कॉन्ट्रैक्ट उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि उसी में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आता है या कोई क्लाइंट आता है कि वो पर्टिकुलरली कुछ बनाना चाहता है, जैसे एनडीए बनाना चाह रहा है या कोई डेटा प्रोटेक्शन का अग्रीमेंट बना रहा है। आजकल डेटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी प्रोफाइल क्या है, उसकी कंपनी का स्कोप ऑफ वर्क क्या है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और रिक्वायरमेंट और स्कोप ऑफ वर्क समझने के बाद देन वी डिसाइड कि हम इसके लिए क्या क्या चीजें अपने लीगल फ्रेमवर्क में कवर कर सकते हैं, क्या क्लॉजेस डाल सकते हैं, वो किस लेवल तक जाना चाह रहा है। क्योंकि वाटर टाइट अग्रीमेंट बनाने की भी एक लेवल होता है कि बिल्कुल ही रखना है, थोड़ा लचीला रखना है, एक टेलर मेड चीज है। और क्योंकि कॉर्पोरेट मैटर्स में अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं, जरूरी नहीं है कि हर बार बिल्कुल एकदम वाटर टाइट कॉन्ट्रैक्ट बने। क्लाइंट कई बार चाहता है कि बेसिक पेपर वर्क के लिए ये बने। हाँ, डेफिनेटली उसको भी नुकसान ना हो, सामने वाली पार्टी को भी नुकसान ना हो, उसकी सीरियसनेस से कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन इतना भी टाइट ना हो जाए कि उसको एग्जीक्यूट करने में 10 प्रॉब्लम आने लगे। ये पर्टिकुलर चीज जो समझनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कई बार जब हम लोग नए होते हैं काम में, डेफिनेटली होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तो हम लोग सोचते नहीं, हम बिल्कुल इसे मजबूत से मजबूत बना देंगे। राइट राइट, क्योंकि हमें अपने क्लाइंट को बिल्कुल डिफेंड करके रखना है, उसके राइट से दर दर ना हो। धीरे धीरे में समझ आता है कि अगर हम उसको इतना कस देंगे तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। कॉन्ट्रैक्ट बना है तो एग्जीक्यूशन के लिए बना है ना। ऐसी भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो इतनी टाइट हो जाए कि नहीं भाई, अब तो खुल ही नहीं रही है बोतल। तो एक जो बीच की लकीर है, उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो हमारा क्लाइंट हमें नहीं बताएगा। वो बारीकी हमें तय करनी है कि किस पॉइंट पे आके हमको, अच्छा ठीक है, इससे आगे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब ऑपोजिट पार्टी के पास भी जाएगा, भाई 2 लोगों के बीच या 2 से ज्यादा के बीच ही तो होगा। वो भी तो उस पर अपनी 4 बातें कहेंगे, उनके भी वकील होंगे। तो ये डिसाइड करना कि कितना टाइट बनाना है, पहला पॉइंट। और दूसरा, किसके नीचे हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। कुछ चीजें होती हैं जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं। ये 2 चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ उन्हें बना के देना नहीं है। हम लोग कोई टाइपिस्ट नहीं है। हम उनको जो बना के दे रहे हैं, वो हम लोग ऐसी चीज दे रहे हैं जो आगे चल के उनकी पॉलिसीज तय करेगा, उनके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो किसी भी कीमत पे उसमें ना कोई लूज एंड होना चाहिए, इजी होना चाहिए समझने के लिए, और साथ ही साथ डेफिनेटली टाइट जब जरूरत हो, जिन पॉइंटर्स पे, जिन क्लॉजेस पे हो, सिर्फ उन पे टाइट हो। पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ना हो कि उसे समझने और एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आए। वेरी ट्रू सर, आपने जिस तरीके से बताया, और जो अहम बात बताया कि यस, वो सफोकेशन नहीं होना चाहिए, दोनों के साइड में एक विन विन सिचुएशन के साथ एक पैरामीटर होना चाहिए, एक लकीर होनी चाहिए। वो बहुत एकदम सही बात आपने बताई सर। इसी में ही मैं अगला एक पर्सनल सवाल लेना चाहूंगा। हाउ डू यू अप्रोच निगोशिएशन की, जब मैं बात करूं डिफरेंट फ्रॉम अदर लॉयर्स, सर वो क्या यूनिक चीज है
जो यूनिकनेस आपके पास है, या ये कि जिसके लिए आपसे इतने सारे लोग जुड़ते हैं, इतने सारे लोग गाइडेंस लेते हैं, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। सर मेरे पास मेरे काम को लेके पेशेंस बहुत है। एक अभी रीसेंट नेगोशिएशन है जो 8-9 महीने चला और मैंने अपने क्लाइंट को भी पूरी तरह सेटिस्फाइड रखा कि आप चिंता ना कीजिए, डील आपके फेवर में क्लोज हो जाएगी। पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप दोनों पार्टी से बात करते हैं, चाहे आपका क्लाइंट हो और चाहे ऑपोजिट पार्टी हो, क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उनको कोई फेक प्रोमिस कर रहे हैं, जैसे यूजुअली जोश जोश में कई बार हो जाता है, अरे सर हम देख लेंगे। ऐसा नहीं, उसको समझाना बहुत जरूरी है कि किस दायरे तक कानूनी तौर पे हम किस चीज को कवर कर सकते हैं। Right. भले ही वो क्लाइंट रहे या ना रहे, हम उसको झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आगे चल के वो बात खोलेगी, आपकी भी इमेज खराब होगी और उसको भी नुकसान होगा। कोई अच्छी बात पहले से उसे बताना जरूरी है। भले ही वो कह रहा हो कि नहीं मुझे इसको इस लेवल तक ले जाना है, लेकिन अगर हम उसे ले जा सकते हैं तो ही बताएंगे, और नहीं ले जा सकते हैं तो समझाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज जिसका प्रावधान ही नहीं है, मैं क्या उसे कोई और भी नहीं ले जा पाएगा। राइट, वेरी ट्रू। समझने के अलावा उनके पास भी कोई चारा नहीं है, समझना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी पार्टी की तरफ। जब हम नेगोशिएशन के लिए जाते हैं, जब हम दूसरी पार्टी के पास जाते हैं, तो दूसरी पार्टी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उन्हें धमकी देने जा रहे हैं या उन्हें डराने जा रहे हैं, दबाव में लेने जा रहे हैं। नेगोशिएशन है, थ्रेट नहीं है। हम वहां अपनी बात लेके जा रहे हैं, लेकिन हम पहले, मैं पर्सनली उनसे पहले पूछता हूँ कि उनकी क्या कंसर्न है, ऐसी क्या बात है कि कोई बात किसी पॉइंट पे आके रुक गई है, वो बढ़ ही नहीं रही है। मेरी तो मुझे पता है, मैं पहले उनकी सुनना चाहूंगा। जब वो तसल्ली से अपनी बता लेते हैं, तब मैं उनसे बताता हूँ कि भाई मेरी तरफ से ये सोल्यूशन है जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ। ओके। कई बार वो मानते हैं, नहीं मानते, फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि देखिए ऐसा है, ये बेहतर इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन लड़ाइयों में आपको और हमारे क्लाइंट दोनों को फाइनेंशियल लॉसेस ही होंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आप अगर लिटिगेशन में जा रहे हैं और बिजनेसमैन होके जा रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कोई क्रिमिनल मैटर तो है नहीं। हाँ। जो आज मैं आपको चीज ऑफर कर रहा हूँ, हो सकता है कोर्ट कल को उससे कम आपको ऑफर करे। भाई कोर्ट का विवेकाधिकार है, जो वो तय करेंगे फिर आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आप उससे ऊंची अदालत में जाएंगे तो और समय और खर्चा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको जो मैं ऑफर कर रहा हूँ आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कोई और रास्ता बताइए। हो सकता है थोड़ा हम बढ़े, थोड़ा आप बढ़े, मैटर क्लोज हो जाए। और यकीन मानिएगा सर, 10 में से 9 केसेस में, चाहे समय लगे चाहे कुछ, होता यही है। और ये खाली ऐसे बिजनेस मैटर्स में ही नहीं, ये फैमिली मैटर्स में भी होता है। ये ऑलमोस्ट अब हर जगह होने लगा है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स या इस टाइप की चीजें। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा ही है क्योंकि लाइफ बड़ी बिजी है। कोई भी हर तारीख पे नहीं चाहता वकीलों को पैसे मिले, और हम वकील भी नहीं चाहते कि हम लोग को जबरदस्ती हर बार क्लाइंट से पैसे मांगने पड़े, हमारी भी डिग्निटी। तो हम भी कोशिश करते हैं, अगर उसका मन है तो डेफिनेटली हम उसके लिए खड़े हैं, हम लड़ेंगे भी और जहां तक होगा हम जिता के भी लाएंगे। लेकिन अगर हम उसको इस चीज से कुछ थोड़े एक्सपेंसेस की मदद से या थोड़ा और मेहनत करके इस पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन होता है एक लंबा एक मुकदमे का, उससे बचा सकते हैं, तो उसको बचाने में कोई बुराई नहीं। अदालत का वक्त बच रहा है, उसका वक्त बच रहा है, हमारा वक्त बच रहा है, और अल्टीमेटली लोगों का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। किसी भी जजमेंट का फायदा तभी है ना जब लोग उससे खुश हो। एकदम सही, एकदम सही सर, आपने जैसा बताया कि यस, मध्यस्थता एक सूक्ष्म कौशल है, और सही में ये कोई भी विवाद हो उसको मदद ही करती है, हेल्प करती है दोनों पार्टी को। और यस, पूरा जो इतना जो फाइनेंशियल जो बोल लीजिए वो एक बच जाता है, और दोनों पार्टी या दोनों जो है एटलीस्ट एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हैं। थैंक्स टू यू ऑल पीपल, आप और आपकी टीम और जितने भी एडवोकेट्स थे, मेरे ख्याल से इसके लिए सही में क्रेडिट है उनका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इससे पहले बताया यू हैंडल क्रिमिनल डिफेंस एज वेल एज फैमिली डिस्प्यूट, सो हाउ डू यू बैलेंस दैट इमोशनल वेट ऑफ बोथ? क्योंकि ये भी कभी कभी बहुत ज्यादा एक वेट बना देता है, इसका थोड़ा सा एक दबाव पड़ता है। देखिए दबाव बहुत पड़ता है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में जो मेरे पास आए, थोड़ा सिलेक्टिव रहता भी उनको लेके। वो ऐसे थे डेफिनेटली कि घर जाके कहीं ना कहीं लगता था कि हम डिफेंड कर तो रहे हैं लेकिन थोड़ा तो गलत है, भले हमारा काम हो। और फैमिली मैटर्स में भी यही होता था, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली है, तो ऑब्वियसली आप किसी और को कोर्ट में लड़ते देखते हैं, स्पेशली मैरिटल डिस्प्यूट्स, तो अच्छा तो नहीं ही लगेगा कि लोग झगड़ रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हो, चाहे कैसे भी झगड़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके ऊपर आती है, हावी होती भी है। स्पेशली आप पूरे दिन उस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, लेकिन मेरे साथ तो जरूर होता है कि अगर आप रात में सोने जा रहे हैं, जब आपका पूरा दिन आपके दिमाग में घूम रहा होता है, तो उस टाइम ये चीजें जरूर चल रही होती हैं कि एक काश आ जाता है बीच में, स्पेशली इन प्रॉपर्टी मैटर्स एंड मैरिटल डिस्प्यूट, कि क्या हम बचा सकते थे कुछ, क्या दोनों पार्टीज को समझाया जा सकता था, काश एक थोड़ा मान जाता, काश एक थोड़ा और मान जाता, तो थोड़ा थोड़ा चल के बात हो जाती सही। लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है, और इसको दिमाग से निकालने के लिए डेफिनेटली मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ आती है
जब भी मेरा दिमाग ऐसी चीजों में जाता है, मैं थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर देता हूँ, या मैं अपनी मदर से बात करता हूँ, क्योंकि यही दो चीजें हैं। और मुझे लगता है हर आदमी को अपनी लाइफ में, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आधा घंटा पढ़ाई लिखाई को जरूर दीजिए। इट्स लाइक अ मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेट नहीं भी कर पा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग जो होता है ना, वो आपका स्थिर रहता है। कुछ भी लिखिए, चाहे कोई अच्छी कोटेशन लिख लीजिए पेपर पे, लेकिन लिखिए। जब भी मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज आ रही होती है जो थोड़ा सा नेगेटिव है या डाउट क्रिएट कर रही है, तो आई स्टार्ट राइटिंग सम पॉजिटिव थिंग्स और रीडिंग सम पॉजिटिव थिंग्स। वो मुझे थोड़ा हेल्प करता है उस चीज से बाहर आने में, बिकॉज नेक्स्ट डे मुझे वहां जाके फिर से वो चीज फेस करनी है। अब क्योंकि मुझे वो चीज खराब लग रही है, तो मैं अपने क्लाइंट को तो हारने नहीं दूंगा। राइट, सही बात है। मैं 100% प्रिपेयर होके जाऊं, तो इसीलिए। और अभी एक जो आपने पिछला सवाल भी पूछा था, उसमें मैं दो बातें और भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग विवादों की बात कर रहे हैं। मध्यस्थता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस रीजन से भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये हमारे लिए कोई नई चीज है। आप चाहे महाभारत का जिक्र कर लीजिए, जब कृष्ण भगवान गए थे मध्यस्थता करने, और चाहे आप महात्मा गांधी का जिक्र कर लीजिए, पंचायतों का जो महत्व है वो इसीलिए होता था कि जो लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो है तो उस लेवल पे एजुकेटेड नहीं है, या किसी ना किसी कारण से सक्षम नहीं है कोर्ट जाने में। कहीं ना कहीं अरेंजमेंट्स हैं, बहुत अरेंजमेंट्स हैं, और बेहतर करने की जरूरत है, हमेशा होती है बेहतर की गुंजाइश। हम लोग कर भी रहे हैं, होनी चाहिए कि हम लोग जितना हो पाए लोगों का और अदालतों का प्रेशर कम करें। आउट ऑफ कोर्ट जाके जितनी चीजें हम सेटल कर सकते हैं उनको हम कर दें, और यही कोशिश मेरी इन मैटर्स में भी होती है। तो फैमिली डिस्प्यूट्स है, क्रिमिनल मैटर्स में तो देखिए गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन फैमिली मैटर्स में होती है, तो मेरी कोशिश रहती है। क्रिमिनल मैटर्स में उसकी जगह मैं दूसरी चीज सोचता हूँ कि भाई अगर मान लीजिए किसी पार्टी का कोई नुकसान हुआ है, जो अपोजिट पार्टी है हमारी, अगर किसी तरीके से उसको हम लीगली कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, किसी गलत तरीके से नहीं, क्योंकि कई बार कोर्ट भी अपने आदेश में अगर किसी का नुकसान होता है तो ऑब्वियसली कंपेंसेशन तो अवॉइड करती ही है ना। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, सिर्फ मारपीट ही हो गई है आपस में, और एफआईआर क्रिमिनल केस दर्ज हो गया है, अगर कॉम्पेंसेट किया जा सकता है, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आ सकते हैं कि नहीं ठीक है, हमें इस विवाद को आगे नहीं ले जाना, तो उसमें कोई बुराई नहीं। राइट, वेरी ट्रू। वो उन दोनों की मर्जी है, और वो हर कानून से ऊपर है। अगर दो लोग आपस में नहीं लड़ना चाहते हैं, किसी मुकदमे को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती उनको नहीं ले जा पाएंगे। राइट, राइट, वेरी ट्रू सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फेवरेट वन, ये मैं बहुत टाइम से पूछना भी चाह रहा था, और मेरे ख्याल से इसका आंसर भी लोग सुनना चाहेंगे। व्हाट इज द मोस्ट हाई प्रेशर केस यू हैव सक्सेसफुली डिफेंडेड, एंड व्हाट डिड इट टीच यू? वो क्या सीखने को मिला, और वो क्या हाई प्रेशर मुकदमा जो आपने सफलतापूर्वक लड़ा, इसके बारे में डिटेल में नहीं, मैं वो ये बोलूंगा नाम नहीं, बट वो क्या था, एक जस्ट जिस्ट, इसके बारे में प्लीज बताइए। एक सरकारी प्रोजेक्ट था, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। उसका उद्घाटन, वो पूरा नहीं हुआ था, उसका एक हिस्से का उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, और मैं उस टाइम पे मैंने नया नया ही ज्वाइन किया था उस पर्टिकुलर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को, और मैं भी बड़ा एक्साइटेड था प्रोजेक्ट को लेके। फिर मुझे कॉम्प्लेक्सिटीज का पता चला। एक मैटर हो गया, एक तो सरकारी प्रोजेक्ट में मटेरियल की चोरी बड़ी कॉमन बात, और हो भी जाती है, और बड़ा नुकसान होता है उससे गवर्नमेंट को, पब्लिक के पैसे का बहुत नुकसान होता है। ये जब आप देखें उन मतलब पर्टिकुलर उन नंबर्स को आप देखें, तो दिल दुखता है कि हमारे ही देश का पैसा है, हमारे देश के लोग चुरा रहे हैं, तो बड़ी गलत बात है। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मटेरियल था, कुछ रॉ मटेरियल, और वो काफी ज्यादा मात्रा में था। लोहा लंगड़ सब कुछ, सब बहुत सारी चीजें थी। कंस्ट्रक्शन का ही प्रोजेक्ट था, इतना ही बता सकता हूँ अभी तो मैं। तो वो एक यंग लड़के ने चुरा लिया, क्योंकि पर्टिकुलरली वो जिसके अंडर में काम कर रहा था, वो लोग उसे शायद पैसे नहीं दे रहे थे, आपसी कोई विवाद था। अब क्योंकि मटेरियल काउंटेड था और उद्घाटन में मुश्किल से 3 से 4 दिन रह गए थे, अब आप गलत चीज तो ला नहीं सकते, और पर्टिकुलरली उसकी मेजरमेंट्स की चीजें ऐसा तो है नहीं ना कि आप दूसरा स्पेयर में लाके आपने रख दिया, दिखा दिया, कोई वेयर हाउस तो है नहीं। हर चीज लगी हुई दिखनी चाहिए, और कुछ चीजें पर्टिकुलर उसी के हिसाब से टेलर मेड होती हैं, तो हमें रिकवरी करनी ही करनी थी। और यकीन मानिए सर, उस टाइम 4 स्टेट्स की पुलिस सिर्फ एक इस छोटे से मामले के पीछे पड़ी हुई थी, और मेरे साथ बहुत सारे सीनियर वकील भी थे। हम लोग पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, हम लोग उस पर्टिकुलर सरकारी विभाग के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और इसमें जो ठेकेदार थे, जो हम लोग के क्लाइंट्स भी थे समाओ, हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये भी मुझे देखने को मिला उस टाइम पे कि भाई वकील का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कोर्ट जाना है और हो गया काम। इतनी सारी जो लाइजनिंग चल रही थी, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम सभी के काम का हिस्सा बन गया। लकीली हम लोगों ने रिकवरी करी, और वो जो बच्चा था, ऑब्वियसली कि यंग लड़का था, इतनी जेनरोसिटी सबने दिखाई कि उसके खिलाफ जो केस फाइल हुआ था, बाद में समहाउ वो मैनेज हो गया, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं था, गुस्से में गलती हो गई थी, सुधार भी ली गई, सामान वापस हो गया, और
और उस टाइम उसकी फैमिली की काफी मैंने हेल्प भी की। Great. अब वो ठीक ठाक जगह काम कर रहा है, अच्छी नौकरी पे है, और जो मटेरियल हमारा था वो भी वापस आ गया। तो ये एक अभी तक का वाकई सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला था, क्योंकि इसमें मिनट बाय मिनट हम लोग को रिपोर्ट देनी होती थी कि क्या हो रहा है। लिटरली 4 स्टेट्स की पुलिस से कोऑर्डिनेशन था। मैं खुद ट्रैवल कर रहा था कई जगहों पे इसके लिए, कुछ और वकील भी थे वो अलग ट्रैवल कर रहे थे, एंड वी वर ऑन आवर टोज कि इनॉग्रेशन से पहले हमें काम करना ही करना है, सक्सेसफुली निपटाना ही निपटाना है। बिकॉज ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, लेकिन वही वाली बात होती है ना, आप अकाउंटेबिलिटी अगर ले रहे हैं, या मान लीजिए आप थोड़ा अपने क्लाइंट से या बाकी लोगों से जुड़े हुए हैं, इसी को नेटवर्किंग कहते हैं। Right. हम लोग उन लोगों के लिए उस टाइम खड़े रहे, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो हमारे क्लाइंट्स हो, तो आज वो भी हमारे लिए खड़े हैं। एक रिस्पेक्ट हम लोगों ने भी गेन की कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फिर भी हम जुड़े रहे। प्लस उस जैसे बच्चे की फैमिलीज भी हैं जिनको ये भी भरोसा है कि चलो ठीक है, बच्चे से गलती हो गई, सुधारने का मौका मिला, क्योंकि उसे उस टाइम जेल भेजने का कोई फायदा नहीं, और इतना बड़ा क्राइम नहीं था। राइट। ये छोटी छोटी जो आप बारीकियां कह रहे थे ना, ये वो बारीकियां होती हैं जो आपको उस टाइम तय करनी होती हैं, मैनेज करना होता है। जब पुलिस कह रही है सर जेल भेज दीजिए, सरकारी विभाग कह रहा है सर जेल भेज दीजिए, उसके माँ बाप कह रहे हैं गलती हो गई है, वो कह रहा है सर मैं रिकवरी कराने को तैयार बैठा हूँ। तो ये उस टाइम डिसीजन भी लेना है, आपको नेगोशिएट भी करना है कि सभी पार्टीज का भला हो जाए, क्योंकि आपको Right. किसी से बदला नहीं लेना है। वेरी ट्रू, वेरी जेन्युइन, एकदम सही आपने शब्द यूज किया। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर जैसे आपने बताया गवर्नमेंट कॉर्पोरेट वर्क NHAI, तो सर वो क्या, वो कोलैबोरेशन कैसा था, और आपने और बहुत सारे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में के साथ आपने हेल्प करी है, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। सो NHAI और रेलवे, सर क्या क्या वो काम थे, या क्या क्या डिपार्टमेंट था, क्या वो कोलैबोरेशन था, कैसा था सर, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, अगर मैं इन्हीं 2 डिपार्टमेंट्स की बात करता हूँ, NHAI की और आपका रेलवेज की, तो रेलवेज में मेरे क्लाइंट्स के पास अर्थिंग से रिलेटेड काम बहुत था। और साथ ही साथ, क्योंकि अगर आप अभी काफी चर्चा में रहा है मौजूदा सरकार में, फ्रीट कॉरिडोर बन रहा था, तो काफी अलग से भी पटरियां बिछाई जा रही थी मालगाड़ियों वगैरह के लिए। तो उसके लिए जब लैंड एक्विजिशन होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे पास जमीन की कमी है, और उसे एक्वायर करने में कई बार देखना पड़ता है, भाई हम ज्यादातर किसानों से ही लेते हैं, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि किसी का भी नुकसान हो, सही तरीके से हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है तो प्रोजेक्ट डिले होता है, प्रोजेक्ट डिले होता है तो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे देश में, लिमिटेड पैसा है। तो जब हम लोग स्पेसिफिकली इन कामों में थे, और जब ये अर्थिंग का और ट्रैक्स बिछाने का काम चल रहा था, तो मुझे बहुत कुछ देखने समझने का मौका मिला कि कैसे ये लैंड एक्वायर होते हैं, सही तरीके से इनको मुआवजा कैसे दिया जाना है, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद जहां जहां से ट्रैक निकल रहा है, कई बार ऐसे होता है कि वो जमीन किसी और डिपार्टमेंट की है, हो सकता है ना भाई, वन विभाग की भी जमीन हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। ट्रैक खाली हाईवेज के बगल से थोड़ी निकल रहा है, और पूरे देश में तो आप कॉरिडोर बिछा नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चेंज भी करना है, आपने एक्स्ट्रा ट्रैक डाला है, या कहीं अर्थिंग का काम है, कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी भी स्टेक होल्डर का कोई नुकसान ना हो, किसी डिपार्टमेंट की जमीन ना जाए, और फाइलें जो हैं यहाँ वहां लटकी ना रहे। हम लोग जब लीगल ओपिनियंस देते भी थे तो इन बातों का भी ध्यान रखते थे, क्योंकि ये भी हमारे काम का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आपने देख लिया कि कानूनी तौर पे सब सही है या नहीं, प्रैक्टिकली ये मूव हो रहा है या नहीं, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि आप भी उन मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं। भले आप पे डायरेक्टली जिम्मेदारी नहीं बनती है, स्टिल यू आर देयर। और अगर आप जिम्मेदारी लेंगे उस चीज की, या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिम्मेदारी लेना तो सही शब्द नहीं होगा, उसके आपको हमेशा क्रेडिट भी मिलता है, आपकी ट्रस्ट बढ़ती है। तो मैंने हमेशा, जैसा कि मैंने पिछले केस में भी बोला और इसमें भी बोला, मैंने अपने आप को कभी इस चीज तक लिमिट नहीं करा कि नहीं बस हम तो कोर्ट ही जाएंगे। नहीं, अगर उससे आगे बढ़ के भी चीजें हो सकती हैं, मेहनत करके कुछ हासिल हो सकता है, तो हमने करा है, और उसका रिकॉग्निशन भी मिला है। ठीक वैसे ही जो हमने NHAI की बात की, उसके प्रोजेक्ट के साथ काम करते हुए मुझे पता चला, सीखने का मौका मिला कि एक पर्टिकुलर हाईवे जिस पर हम लोग नॉर्मली निकल जाते हैं, उसे बनाने में कितने अलग अलग कंपनीज, उनके अंदर कितने वेंडर्स होते हैं, उनके पेमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेबर लॉज होते हैं कि किसी का पैसा ना रुके, बहुत सारी चीजें होती, बहुत टेक्निकलिटीज होती है। एक पर्टिकुलर चीज को खड़ा करने में जो कुछ किलोमीटर्स की है, कितनी मेहनत लगती है, और उसमें कितना पेपर वर्क है, कितने लोगों के साथ बैठ के बातचीत है, कितने नियम कायदे हैं, वो समझने का मौका मिला। ग्रेट, ग्रेट। और इससे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला जो मैंने हासिल करा। डेफिनेटली मेरा पेचेक बढ़ा, लेकिन पेचेक से ज्यादा होता है एक्सपोजर, कितने लोगों तक हम पहुंच पाए, काफी लोगों तक पहुंचे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए हमेशा था, आगे भी रहेगा। Great, great. So talking about more about exposure, experience. So please share the experience of assisting additional chiefs, standing counseling of UP government में बात करूं,
और सीनियर एडवोकेट्स की जब मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट्स के, वो क्या एक्सपीरियंस था, वो क्या क्या चीजें सीखने को मिली, वो क्या दौर था, उसके बारे में सर प्लीज बताइए। हाईकोर्ट से शुरू करता हूँ। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से ही शुरू करा था मैंने, जिनकी मैं बात कर रहा था, मिस्टर शोभित सक्सेना, एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल। उनके साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया। आज भी आता है, कई बार उनसे मिलता हूँ। जो मेरे से संभव होता है मैं करता हूँ जब भी मुझे बुलाते हैं, हालांकि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जब मैं गया था मैं बहुत डरा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। मतलब मैंने एक दिन उनसे बोला भी था कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की स्ट्रगल गेट से शुरू होती है, कि टेक्निकली आपको ये भी नहीं पता होता है शुरू शुरू में, अगर आपको कोई ना बताए कि कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से सीढ़ियां आपके चेंबर जा रही हैं, कौन से कोर्ट में क्या चल रहा है। और किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है जो आपको समझाए ना, उनकी ड्यूटी है, कोई बुरा मानने की बात नहीं है इसमें। तो उन्होंने इस चीज को एज ए एल्डर ब्रदर अपनी ड्यूटी के तौर पे लिया, कि मुझे छोटी छोटी चीजों से परिचित करवाना, लोगों से मिलवाना, सरकारी विभाग काम कैसे करते हैं, बहस कैसे होती है, पेपर वर्क कैसे होता है, किस तरीके से मुकदमा जो होता है, एक परसेप्शन कैसे बनता है उसका कोर्ट में, ये बहुत बेसिक चीजें होती है, ये मैंने उनसे सीखी। और हाई कोर्ट में अगर मैं लखनऊ बेंच में टिक पाया, और मैं बहुत, उन्होंने मेरे से कभी नहीं कहा कि तुम गलतियां कर रहे हो, ये वो। उन्होंने मुझसे शुरू से अब तक कह रखा है कि तुम गलतियों की कोई चिंता मत करना, गलतियां अलाउड है। तो एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट अगर मैं बोलूं उनसे मुझे मिला। एंड सेम गोज विद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक अलग दुनिया थी, काम करने का तरीका अलग था, लोग अलग थे, सीनियर्स अलग तरीके के थे। वहां पे आपका नर्वस होना, अपने आप को डाउटफुल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी था। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर आदित्य शर्मा, उन्होंने भी सेम लेवल का ही एक सेफ एनवायरनमेंट मेरे लिए बना के रखा। मुझे हर चीज से परिचित करवाया, चाहे वो कैंपस हो, चाहे वहाँ की वर्किंग हो। और कभी, आई थिंक आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि किसी बात को लेकर उन्होंने मेरे पे गुस्सा किया हो। बहुत धैर्य के साथ, मतलब जितना पेशेंस उनमें है। जैसे अगर मैं शोभित सर की बात करूं तो जितना उन्होंने मुझे ओपन तरीके से काम करने का, गलतियां करने का मौका दिया, सेम गोज विद मिस्टर आदित्य शर्मा। उनके जितना पेशेंस किसी में नहीं है, अगर वो आपको समझा रहे हैं तो। आप उनसे कई बार कई चीज पूछ सकते हैं, शायद आपको नहीं भी आती हो तो भी आपको इंफीरियर नहीं फील होगा उनसे बात करते हुए, आपको सिखाएंगे, बताएंगे। बहुत पेशेंट है और बहुत ही पॉलिश्ड एडवोकेट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा अबाउट द की चैलेंजेस जो नेशनल या इंटरनेशनल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में यूजुअली फेस करते हैं, इसके बारे में सर प्लीज बताएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारा और उनका कानून बहुत अलग है। राइट। ब्रिटेन की बात करें तो इंग्लैंड का तो खैर फिर भी हमसे थोड़ा सिमिलर है, लेकिन बाकी जो हमारे फॉरेन टाइप्स हैं उनका बहुत अलग है। वो हमें कांटेक्ट करते हैं हमारे स्किल्स की वजह से, ड्राफ्टिंग के और नेगोशिएशंस के। लेकिन अगर, और प्लस एक रीजन ये भी होता है कि वो इधर की तरफ के लॉयर्स को प्रेफर इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ता है, लेकिन हम उनकी करेंसी में चार्ज कर रहे हैं तो हमारे लिए तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा अमाउंट है। बट यहाँ पे जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपके पास प्रॉब्लम लेके आएंगे, सोल्यूशन आपको ढूंढना है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा वहां का क्या कानून है, कैसे है। पहली बात तो अगर वहां से कोई मामला आ रहा है तो आपको सिर्फ इतनी ब्रीफिंग मिलती है कि अच्छा ये इस तरीके का केस है। जैसे एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था ऑस्ट्रेलिया का, मेरे फैमिली फ्रेंड है, उनका शादी इंडिया में हुई थी, फिर हस्बैंड जो थे वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन गए, और लड़की जो है वहां पे कुछ झगड़ा इन लोगों का आपस में हुआ, मारपीट हुई। और अभी ये मामला उस लड़के ने वहां पे भी ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में भी लड़की के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया था। तो मेरे पास जब ब्रीफिंग आएगी तो सिंपल यही आएगी कि वहां पे ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, और लड़का वहां का सिटीजन है, और देख लीजिए मुकदमा फाइल हो गया है, क्योंकि अब उस देश में लड़की नहीं जा सकती। अब आगे की बात तो मुझे ही पता करनी है। वहां अगर कोई वकील है, मैं तो रिप्रेजेंट करूंगा नहीं। उससे बात कैसे करनी है, जवाब कैसे बनाने हैं, वहां की ड्राफ्टिंग हमसे बहुत अलग है किसी भी और देश की। तो वो समझनी है, वहां के कानूनी बारीकियां समझनी है। फिर पर्टिकुलरली हमारी इंग्लिश थोड़ी अलग है, उनकी अलग है, डायलेक्ट का फर्क है, लिखने का फर्क है, शब्दों का भी थोड़ा बहुत हेरफेर होता है। तो ये सारी चीजें तो हमको अपने लेवल से देखनी है ना, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग पेड फॉर। इसमें अकाउंटेबिलिटी और मेहनत कंपेरेटिवली ज्यादा है, पैसा भी है, रिकग्निशन भी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जैसे यूएस की एक लेडी का केस हमारे पास आया और एक आदमी का भी आया। यूएस में एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है, वहाँ ऑर्केस्ट्रा बहुत चलते हैं। न्यूयॉर्क का बहुत नामी ऑर्केस्ट्रा था, और वहां पे ऑर्केस्ट्रा के जो वो होते हैं, मैनेजर या डायरेक्टर होते हैं, जो आपने देखा होगा ना ऐसे छड़ी हिलाते हैं कई बार, वो जो थे ही वो सब ब्लैक पर्सन, और बाकी सब वहां पे श्वेत थे, व्हाइट थे। तो ऑर्केस्ट्रा के जो ओनर थे उन्होंने वहां पे उनके साथ मतलब कुछ शायद बदतमीजी की या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा, क्योंकि इस बात को टाइम हो गया तो मुझे ढंग से याद नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था। अब आप ये सोचिए, यूएस के किसी क्लाइंट के थ्रू समाव होते हुए उन्होंने हम लोगों को चूज करा है लखनऊ में, तब हम दिल्ली में भी नहीं थे, कि हम लोग उनके केस को हैंडल करें और हम लोगों को, हम उनकी ड्राफ्टिंग देखें।
और नेगोशिएशंस देखें, मुकदमा कोई और लड़ेगा, उससे हम कोऑर्डिनेशन में रहें। तो ये होता है विश्वास। अब वहां का पूरा कानून हम लोग को पढ़ना पड़ा, राइट, हम लोगों को एग्जाम्पल प्रोसीडेंट्स निकालने पड़े, ड्राफ्टिंग निकालनी पड़ी, बहुत मेहनत लगी, प्लस राइट, उनके टाइम जोन से मैच करना, क्योंकि हमारा दिन उनकी रात हमारा दिन, तो हम दिन भर यहाँ भी काम करते थे, रात भर उनके साथ भी जगना होता था। राइट, राइट, ये राइट, भी करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, भले ही आप मतलब आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाए, वहां का आदमी है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको थोड़ा तो एक कदम आगे जाना पड़ेगा। तो राइट, ये राइट, कुछ चैलेंजेस हैं बेसिक जो आते हैं। ग्रेट, ग्रेट सर। मूविंग टू लाइट टॉपिक, मूविंग टू करंट टॉपिक, या मैं फ्यूचर की जब बात करूं, एआई की बात करूं, सो यू होल्ड सर्टिफिकेशन इन एआई इन लॉ, सो यस। हाउ डू यू सी एआई ट्रांसफॉर्मिंग लीगल प्रोफेशन में? ये कैसे आ रहा है? क्या क्या वो लीगल टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं लीगली जो अपन मतलब यूज करते हैं लीगल प्रोफेशन में? इसके बारे में सर ये बताइए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं एडअप करना चाहूंगा कि जो नए जो यंगस्टर हैं, नए जो यंग लॉयर्स हैं, वो इस स्किल को कैसे यूज कर सकते हैं टू ईज थोड़ा सा जो टाइम का हो गया, थोड़ा सा जो आपने डॉक्यूमेंटेशन का बोला, तो इसके बारे में सर प्लीज बताइए। देखिए, पहली बात तो ये, जब मैंने एआई के बारे में पढ़ना वकालत से रिलेटेड और इन जनरल क्यूरियोसिटी में भी शुरू करा था, तो मिक्स्ड ओपिनियन हुआ करते थे। मैं हर किसी की ओपिनियन की इज्जत करता हूँ, बहुत से वकीलों, बहुत सीनियर जजेस भी थे जिनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह सोचना था। कोई गलत बात नहीं है, तो कोई चीज राइट, नई एकदम आती है तो मिक्स्ड ओपिनियन होती है। इसको मैं आपको बहुत एक बेसिक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और यही मैं अपने सारे जूनियर्स को सबको समझाता हूँ। जब हमारे यहाँ कंप्यूटर आया था, तो उस समय पे उसको बोला जाता था ये नौकरियां खाने की मशीन है। हाँ, राइट, बहुत राइट, राइट, छोटा था, लेकिन यही कहा जाता था। आज की डेट में आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं। कितना समय बीता, और ट्रिपल सी बहुत छोटा सर्टिफिकेशन है कंप्यूटर में। लोग तो ए लेवल ओ लेवल पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, मुझे इतना ही पता है। ठीक वैसे ही एआई है। एआई कोई सिर्फ लॉ से ही या लॉ तक सीमित नहीं है, और मैं एआई को सिर्फ लॉ की निगाह से देखता भी नहीं था, इसीलिए मैं उसे बेहतर तरीके से सीख भी पाया। एआई फ्यूचर भी है, एआई प्रेजेंट भी है, और ये एक स्किल है। कोई उसके बारे में कुछ भी बोलता हो, लेकिन पीठ पीछे कुछ ना कुछ उसके बारे में सीख जरूर होगा। चाहे किसी राइट, न किसी नए टूल को ट्राई कर रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, वो भी सीखना ही है। सीखना जरूरी ये नहीं है कि आप किसी कोर्स में एनरोल हो गए। सीखना ये भी है कि आपको पता चला चाहिए नया टूल है। जैसे एक एआई टूल होता है गामा करके, जिससे आप फ्री में पीपीटी बना सकते हैं 8 पेजेस की। तो अगर आप उसको भी ट्राई कर रहे हैं किसी के कहने पे या कहीं से आपको जानकारी मिली है, तो वो भी एक लिटरेसी में ही गिना जाएगा कि आप एआई के बारे में जानकारी ले रहे हैं कहीं ना कहीं, और आप भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं यार चीजें आसान तो देखो बना रहा है। राइट, और देखिए, बॉटम लाइन ये है कि आप उसे भले ही सीखे ना सीखे, वो काफी हद तक एक स्किल बन चुका है। मशीन लर्निंग वगैरह, एआई, ये सब चीजें बन गया है ना, डेटा एनालिस्ट और ये सब इसी से रिलेटेड है। ये राइट, आगे चल के और बढ़ेगा ही। और एक बेसिक सी चीज है, आप एआई को भी हटा दीजिए लाइफ में, आप किसी भी करियर में हो, अगर आप इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, हर साल चीजें बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, एजुकेशन बदलती है। अगर आप इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप टिक नहीं पाएंगे, और अगर आप टिक भी गए तो शायद आप अपना जितना आप में पोटेंशियल है आप यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर आप पोटेंशियल पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे, शायद आप अर्न ना कर पाए। उसके लिए जरूरी है इवॉल्व होते रहना, उसके लिए जरूरी है पढ़ना। ठीक वैसे ही एआई के साथ है। अब मैं आता हूँ एआई का यूज, अगर हम बोले लीगल प्रैक्टिस में, बहुत चीजों में है। अब जैसे एक टूल है अनुवाद करके, अनुवाद जैसा कि शब्द है उसी के हिसाब से है। ये ट्रांसलेशंस में बहुत हेल्प करता है हम लोगों की फील्ड में। उसके अलावा सिंपल एआई हो गया, कानून हो गया, ये भी बहुत अलग अलग चीजें हैं। अब हालांकि खुशी की बात यह है, लोगों को लगता है चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का लोग यूज भी बहुत करते हैं। अभी राइट, वो राइट, गिबली इमेजेस की वजह से और ज्यादा बढ़ गया है। अच्छी बात है, लोग कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वकालत में इसका यूज बढ़ रहा है। आई थिंक छोटे बड़े हर लॉयर किसी न किसी लेवल पे करते हैं, का यूज हम भी करते हैं, लेकिन हम उस पर डिपेंडेंट नहीं। यहाँ पे भी एक बॉटम लाइन आ जाती है, जब कंप्यूटर भी आया था इसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्यूटर पे डिपेंडेंट ही हैं। चिट्ठियां आज भी हाथ से लिखी जाती हैं। राइट, एआई कितनी भी चीजें कर दे, हम उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। वो हमारे लिए काम कर रहा है, हम उसके लिए नहीं। राइट, राइट, हम उसे क्रॉस चेक करना अगर बंद कर देंगे, तो आप अगर एक ही सवाल, एक छोटा सा उदाहरण है, आप चैट जीपीटी से पूछिए तो एक ही सवाल के आपको 2 जवाब दे देगा। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, है ना, दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसमें डेटा जो फीड कर रहा है वो तो इंसान ही है। राइट, वेरी ट्रू, वेरी, तो ये हमें समझने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई भी नई चीज, नई टेक्नोलॉजी जिसका इतना नाम हो, जो आगे बढ़ रही हो, हम ये कह के नहीं उसको छोड़ सकते कि नहीं यार ये तो विध्वंसक हो जाएगा, ये है वो है। विध्वंसक तो न्यूक्लियर एनर्जी भी है, फिर भी हम न्यूक्लियर प्लांट बनाते हैं।
कहीं ना कहीं हर टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई प्रो और कॉन तो होता ही है ना। राइट। कॉन से बचना और प्रो को फॉलो करना और उससे फायदा लेना, ये तो हमारा काम है। इसलिए हम किसी चीज को मिस नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर डिपेंड भी नहीं हो सकते। ग्रेट सर। नेक्स्ट मैं पब्लिक एंगेजमेंट की बात करूं, पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड की बात करूं, सो हाउ दैट हेल्प यू टू कनेक्ट विद पब्लिक? सर इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बचपन से करता आ रहा है और आज भी करता है। चाहे मेरे बाबा दादी हों, चाहे मेरे नाना नानी हो, मेरे घर में और भी लोग हैं, मेरे ताई जी वगैरह, ये सभी लोग पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ में रहे। मेरी मॉम बहुत सोशल लाइफ में एक्टिव हैं, अभी भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी करके एक एलयू की पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्टर भी हैं वो। उसके साथ ही साथ बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, चाहे एसिड विक्टिम से रिलेटेड हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो, रिवर क्लीनिंग हो, प्लांटेशन ड्राइव हो। जब हम इन चीजों से जुड़ते हैं, इन्होंने मुझे कैसे शेप करा, पहली बात तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप मिल रहे लोगों से, वहां आपके एज ग्रुप के लोग भी हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं और आपसे बहुत बड़े भी हो सकते हैं। Right. तो कहीं ना कहीं आप एक ही दिन में जब इन तीनों तरह के लोगों से मिलते हैं, तो आप बातचीत का एक सही लहजा सीख जाता है। Right. एक ही कमरे में अगर आपके सामने आपसे छोटे भी बैठे हैं, आपका हम उम्र भी है और आपसे बड़े भी हैं, तो उन तीनों से आप एक तरह से बात नहीं कर सकते ना। एक लहजा होता है, हर किसी के साथ अलग होता है, वो धीरे धीरे ही होता है। और ऐसा नहीं है शुरू से ही सही रहेगा, कई बार आपकी गलतियां भी होंगी, लेकिन कंटिन्यूअसली जब आप इंगेज होते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, किसी न किसी चीज से जुड़े रहेंगे, तो आप मानिए ना मानिए, बात करते करते आप बात करना सीख ही जाते हैं। शायद बहुत कम ही लोग होंगे जो इस चीज को ना समझ पाते हो, वरना ये तो एक ह्यूमन कैपेबिलिटी ही है, कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है जो सिर्फ मेरे अंदर है, सबके अंदर होती है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके अंदर होती है। और पॉलिटिकली, यस, पॉलिटिकली लोगों से जुड़ना मेरा एक सीधा सा मानना है, मैं उसको लॉ से ही जोड़ के देखता हूँ। देखिए, और मैं कई बार कहता भी हूँ, नहीं एक आधा बार अपने जब वकीलों में आपस में बहस हो रही होती है, बेंच में तो नहीं, और मैंने ये चीज बोली भी है कि इंडिया में, हमारे देश में कोई भी चीज अगर है वो पब्लिक के लिए है, पब्लिक उस चीज के लिए नहीं। सिटीजन जो है ना, हम कितना कह लें, राष्ट्रपति, गवर्नर, ये सब बहुत बड़े पद होते हैं, सबसे बड़ा पद है सिटीजन। भले ही इस चीज को हम उतना गौर से समझते नहीं है, लोग कहते नहीं है, लेकिन नागरिक से बड़ा इस देश में कोई भी बड़ी उपाधि है ही नहीं। और अगर संविधान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे बड़ी किताब एक तरह से कहा जाए, तो उसको वो मजबूती कानून नहीं देता है, उसको मजबूती हमारा विश्वास देता है। Right. हमारा वैलिडेशन देता है, चाहे गवर्नमेंट को हो, चाहे कोर्ट को हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे लॉ को। पब्लिक का जो एक फेथ होता है ना, वही है जो इन चीजों को जायज बनाता है। उनका फेथ है, वो तभी मान रहे हैं। और मेरा मानना सिंपल से ये है कि पॉलिटिक्स हो या सोशल लाइफ है, लॉ हो, मेरे लिए तीनों चीजें बिल्कुल एक ही हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ लोगों से डील करने की, लोगों से बात करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये, मैं इन तीनों में से किसी भी चीज में एक्टिव रहूं लाइफ में, मेरी कोशिश यही होगी कि हम उनके लिए कुछ बेहतर कर पाए, हम उनकी मदद कर पाए और उनकी लाइफ थोड़ा सा आसान बना पाए, अगर उन्होंने हमको इस लेवल पे पहुंचाया है, चाहे एज अ लॉयर हो, चाहे एज अ सोशल वर्कर हो, चाहे एज अ पॉलिटिशियन हो, क्योंकि तीनों में लोगों ने विश्वास जोड़ा है आपसे। इट इज योर ड्यूटी, ये आपको करना ही है कि उनके लिए चीजें आसान हो, उनकी लाइफ बेहतर हो। वही है, उनका विश्वास आप पे नहीं रहेगा तो आपकी पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं। सो नेवर टेक पीपल फॉर ग्रांटेड एंड ऑलवेज ट्राई कि लोग चाहे किसी भी मत के हों, उनको आप जोड़े, चाहे कानून से हो, चाहे किसी भी चीज से हो, चाहे छोटी छोटी एक्टिविटी से हो, जैसे रिवर क्लीनिंग ही हो गई। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हम सबका है ना, लाइफ के लिए एसेंशियल है एज अ ह्यूमन बीइंग। आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती। तो कहीं ना कहीं लोगों को इन चीजों से जोड़े रखना, और स्पेशली उनको ये याद दिलाए रखना कि आप टेंशन मत लीजिए। माना चीजें स्लो चलती हैं कोर्ट में और गवर्नमेंट में, बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ खड़ा है, आपके कोर्ट्स आपके साथ खड़े हैं, और किसी की भी सरकार हो वो भी आपके साथ खड़ी है। एक विश्वास जो कम होने लगता है सिस्टम से, वो कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो अगर खत्म हो गया या कम हो गया तो कुछ भी सही से चल ही नहीं सकता। सर मूविंग टू द, मैं और थोड़ा सोशल मीडिया और इसके बारे में बात करना चाहूंगा। यू हैव ए ग्रोइंग डिजिटल प्रेजेंस एंड सो हाउ डू यू यूज सोशल मीडिया टू इन्फ्लुएंस लीगल कन्वर्सेशन? ये मैं पूछना चाहूंगा, कैसे आप लीगल अवेयरनेस जनरल पब्लिक तक आप पहुंचा रहे हैं, क्या क्या आपके अप्रोचेस हैं? एंड सर मैं इसकी बात डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं, मीडिया की बात करूं, सो आपने ऑलरेडी यू हैव शेयर्ड योर जर्नी इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। सो क्या क्या वो चीजें हैं, इसके बारे में प्लीज बताइए। और एक इसका जो मेन जो सवाल बनता है, व्हाट क्वालिटीज मेक ए लॉयर ट्रूली इन्फ्लुएंशियल इन टुडेज एज?
in context of social media? पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पे मेरा जो भी इंटरेक्शन रहता है, या मैं अगर कुछ लिखता भी हूँ, तो मेरा हमेशा कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीजें ही बोलूँ या ऐसी चीजें ही लिखूँ जो लोगों की लाइफ से डायरेक्टली जुड़ी हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कंज्यूमर फोरम के बहुत सारे केसेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी ग्रोसरी स्टोर ने, किसी बड़ी रिटेल चेन ने उनसे कैरी बैग के 5 या 10 रुपए ले लिए, उन्होंने मुकदमा करा और उनको कंपनसेशन मिल गया 10-12 हजार। सुनने में बात छोटी से है लेकिन बड़ी मोटिवेटिंग है और लोगों को जाननी जरूरी है। जैसे कैब कंपनी थी, उन्होंने एक प्राइस कोट करा कि हम आपको इस जगह से दूसरी जगह इतने पैसे में ले जाएंगे। पैसे ज्यादा मांग लिए बाद में, जितने में सौदा तय हुआ था। उन्होंने कंज्यूमर फोरम जाके केस करा, वो जीत गए, उनको भी 30-35 हजार का कॉम्पेंसेशन मिल गया। अब जब हम ऐसी चीजों के बारे में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं यार, अगर छोटी छोटी चीजों में भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, हम अपने लेवल पे भी इस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं या हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जैसे कंज्यूमर फोरम पे ऑनलाइन भी फाइल होती है। मुकदमा एक अलग चीज होगी लेकिन कंप्लेन फाइल होती है। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। ऑनलाइन मतलब लिटरेसी है, इंटरनेट भी है, लेकिन उतनी नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है हम ऐसी चीजों के बारे में ही लिखें या ऐसी चीजों के बारे में ही बात करें जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लोगों से जुड़ी हो। जैसे ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुड़ी हुई है। हम सभी किसी ना किसी चीज के तो कंज्यूमर हैं। कहीं ना कहीं सर्विसेज और गुड्स हम लेते ही हैं। अगर वहां कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ज्यादातर क्यों छोड़ देते हैं, यार कौन लफड़े में पड़े। लेकिन अगर हमें पता हो कि नहीं, हम ऑनलाइन अगर एक शिकायत डाल रहे हैं तो उससे भी सामने वाली कंपनी जिससे कोई गलती हुई है, सामने वाला इंसान जिससे कोई गलती हुई है, उसको कहीं ना कहीं उसका सिरदर्द बढ़ जाएगा, तो हम डाल देंगे कंप्लेंट। ऑनलाइन प्रेजेंस से मेरा मतलब ये नहीं होता कभी भी, और सही में नहीं है सर, मैं कहीं भी जाऊं, आपके पास भी, कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें। ऑनलाइन प्रेजेंस से मेरा मतलब सिर्फ ये हो गया, एटलीस्ट अगर वो मेरी कोई बात सुन रहे हैं तो वो थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें, थोड़ा सा अपने आप को एम्पावर्ड फील करें, और कहीं ना कहीं उनकी जानकारी थोड़ी बहुत बढ़े, ताकि वो भी वो सही जानकारी किसी और तक पहुंचा पाए। और ये कोई ऐसी जानकारी नहीं होती है जो कोई पॉलिटिकल है या कुछ है, नहीं। सिंपल डे टू डे लाइफ से जुड़े चीजें होती हैं, कानून होते हैं, जिनसे उन लोगों के लिए चीजें आसान हो जाती हैं। और मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस का सिर्फ कॉन्सेप्ट यही है और कुछ नहीं, क्योंकि ये चीज अगर सही से होने लगती है तो लोग अपने आप पे विश्वास भी करते हैं, आपके पास आते भी हैं, क्योंकि आप जेन्युइन बात कर रहे हैं। great, great. और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल से। हाउ यू आर हेल्पिंग, हाउ यू आर गाइडिंग नॉट ओनली द यंग लॉयर्स, बट आप एक जनरल ऑडियंस, हमारे जैसे ऑडियंस को भी आप लिटरेट कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से, लेमन लैंग्वेज में उनको समझा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। दैट इज अ रियली गुड वर्क। मूविंग टू द लास्ट मेजर, मैं इसमें लेना चाहूंगा अबाउट न्यू एस्पिरेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सो यू एम टू बी एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एट सुप्रीम कोर्ट। व्हाट स्टेप आर यू आर टेकिंग टू गेट इनटू देयर? क्योंकि ये बहुत सारे से उनके लिए भी काम का है, और जिस तरीके से आपने अब तक बताया, पॉइंटर्स बताया आपने, जिस तरीके से एक एक स्टेप्स बताई, जिस तरीके से एक्चुअल क्या प्रॉब्लम्स होती है एंड हाउ वी कैन ओवरकम दैट थिंग, तो सर इसके बारे में भी प्लीज बताइए। सर देखिए, सबसे पहली चीज होती है थोड़ी सी जानकारी की कमी। अब जैसे अभी भी बहुत सारे वकील हैं जिनको या जो बच्चे हैं जो भी वकालत कर रहे हैं, नहीं पता है एओआर के बारे में ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट के या एग्जाम के बारे में, या किस तरह का पेपर होता है। तो मैंने सबसे पहले तो उसके बारे में पढ़ना ही शुरू करा। शुरुआत मेरी हमेशा पेन पेपर से ही होती है कि अच्छा कोई चीज है तो उसके बारे में पढ़ो, थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करो, जो डाउट हो रहा है पता करो, और फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। तो अभी की डेट में जानकारी तो मैंने इकट्ठा कर ली है, मैं पढ़ाई वाली स्टेज में चल रहा हूँ और कोशिश करता हूँ। समय बहुत नहीं निकाल पा रहा हूँ, थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि जितना जस्टिफाइड तरीके से किसी भी चीज के लिए पढ़ना चाहिए, मैं इस चीज को उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। जिम्मेदारियां और भी हैं, लेकिन पढ़ता हूँ और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जैसे ही मेरी सर्विस उस मार्क तक पहुंचती है, मैं एग्जाम के लिए अपियर हूँ। और सब लोगों का आशीर्वाद रहा, मेरी मेहनत ठीक रही, तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। और यही एक सही तरीका है, इतना ही सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना किसी मोटिवेशन की नीड है। अगर आपको लगता है आपने कोई एम बनाया है वकालत में या किसी भी चीज में, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िए, फिर देखिए कि आप इस चीज को कितना समय दे पा रहे हैं, और कोशिश करिए ज्यादा किसी चीज को फॉलो मत करिए, ना किसी की सुनिए। इफ यू फील यू वांट टू डू इट, देन जस्ट गो फॉर इट। और कोई जरूरी नहीं है कि उसने ऐसे करा है मैंने ऐसे करा, ऐसे करो, नहीं। हर किसी की अपनी जर्नी है, अपनी स्पीड है, इत्मीनान से करिए और पूरा का पूरा गैप लेके चलिए कि आपसे गलतियां भी होंगी, तो टेंशन मत लीजिए उस चीज की, लेकिन करते रहिए, इवॉल्व होते रहिए, रुकिए मत। एक के बाद एक एम लेते रहिए। अगर एक एम नहीं पूरा हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ और सोचिए, उसके लिए जाइए, बट इवॉल्व होते रहिए। रुक गए तो प्रॉब्लम वहीं आएगी। सर मैं और अब पर्सनल
सवालों के तरफ जाना चाहूंगा, कुछ पर्सनल वैल्यूज, कुछ एडवाइस। सर, जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है एओआर के लिए, डेफिनेटली यू विल बी सीन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, आप जल्दी दिखेंगे, केस देखेंगे। सो वो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होती है वहां, वो एक्चुअल क्या इन्वायरमेंट होता है, कितनी तपस्या बोल लीजिए, कितनी तैयारी बोल लीजिए, कितनी चीजें पढ़ना, ध्यान में रखना, वो सब क्या रहता है एक जनरल लोगों के लिए? सर, आप कैसे उसको जनरल टर्म्स में बताएंगे? प्लीज इसके बारे में डिटेल में बताइए। सर बड़ी बेसिक सी चीज है मेरे हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अगर आप बात कर रहे हैं, आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और पर्टिकुलरली इस बेंच में आप बहस करने वाले हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कुछ होता है कि आपको बहुत सिरदर्द पालने की जरूरत है, बहुत एंजाइटी या बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। सीधी सी बात यह है, आप जहाँ पे जा रहे हैं वहां आपसे बहुत सीनियर लोग हैं। पहली बात तो याद रखिए, उन्हें आपसे कई गुना ज्यादा चीजें पता है, याद रखिए। जब आप अपनी बहस या अपना ब्रीफ प्रिपेयर कर रहे हैं, सोच के चलिए कि और क्या क्या सवाल हैं जो वो पूछ सकते हैं। पहली स्टेज ये सोचिए कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन करते। फिर एक बार किसी सीनियर से, किसी बड़े से राय जरूर लीजिए कि और क्या क्या सवाल हो सकते हैं सीनियर के दिमाग से। भले उस लेवल का सीनियर आदमी आपको ना मिले, लेकिन किसी ना किसी लेवल का तो मिलेगा, उससे पूछ के देखिए। तो पहले हो गए वो सवाल जो आपको लगता है काउंटर आ सकते हैं, दूसरे हो गए वो सवाल जो आपसे किसी एक्सपीरियंस इंसान ने इस फील्ड में आपको बताए हों। और जब आप किसी भी बेंच में जा रहे हैं, जजेस के सामने जा रहे हैं, याद रखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्हें भी पता है कि आप सब कुछ रट के नहीं आए। राइट। और जरूरी नहीं है कि आप, ये नहीं होता है कि सबको सब चीजें याद हो। कोर्ट्स में भी बैरक्ट होते हैं ना, आपको बस इतना पता होना चाहिए आपके मुकदमे में क्या चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की आपको सारी बातें नहीं याद है, कोई बात नहीं, उस पर्टिकुलर मुकदमे से रिलेटेड तो याद है। उस दायरे में तो आपके पास पूरा ब्रीफ प्रिपेयर्ड है ना, तो आराम से जाइए। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट आपसे मिस हो भी रहा है, तो बेंच हमेशा एक बड़े की तरह होती है, मेरा मानना तो यही है। वो आपको डांटती भी है लेकिन आपको बचाती भी है। उन्हें अगर पता है, आपकी शक्ल देख के समझ आ जाएगा पहली बार आ रहे हैं आप, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है आपको डांट दे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गलती करने और सीखने का स्कोप भी बेंच देती है। एक बड़े बुजुर्ग की तरह, जैसे आप किसी के पास जा रहे हैं बात करने आपके घर के, और थोड़ी सी आपको डांट पिट गई लेकिन थोड़ा आपको सिखा भी दिया। ऐसा बड़ा कम होता है, एक्सट्रीम केसेस में ही होता है कि बिल्कुल ही अलग बात चली जाए। हो सकता है आपने बात गलत तरीके से रखी हो, बात हमेशा पोलाइटली रखिए। आप क्लाइंट का पक्ष रखने जा रहे हैं, डिफेंड करने जा रहे हैं, आप लड़ने नहीं जा रहे हैं, बहस करने नहीं जा रहे हैं, आप उन्हें कन्विंस करने नहीं जा रहे हैं डायरेक्टली, आप अपनी बात रख रहे हैं। बात ही ऐसी होनी चाहिए कि वो कन्विंस हो जाए, या आपकी बात में एक जेन्युइननेस दिखनी चाहिए, और इतना काफी है। 100% जीत का फॉर्मूला तो कोई नहीं होता, लेकिन हाँ, तैयारी आपकी पर्याप्त होनी चाहिए, इतना काफी है। और फिर वही बात बोलूंगा, वकालत लहजे का पेशा है। आप बात किस तरीके से करते हैं, इस पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं। आप किसी भी बेंच में कितने भी बड़े आदमी के सामने हो, चाहे कोर्ट में आप अपने पियून से भी बात कर रहे हो, बात आप कितनी तमीज से करते हैं, इससे ही तय हो जाता है कि ये कॉन्वर्सेशन कहाँ तक जाएगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में मैं बोलूं, आपने बताया। मूविंग मोर टू पर्सनल वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, सो वो क्या कोर वैल्यूज हैं जो आप फॉलो करते हैं वेरी स्पेसिफिकली इन द लीगल प्रैक्टिस? सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, डेफिनेटली मैं वैसे बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हूं। मैं सबसे बोलता हूं आप लोग भी बहुत फ्लेक्सिबल रहिए कामकाज को लेकर। कोई अपनी वो मत बना लीजिए बेंचमार्क कि मैं इससे नीचे काम नहीं करूंगा, मैं इतनी फीस से नीचे नहीं लूंगा, या मैं ये केस नहीं लूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है, जब आप इस यूनिफॉर्म में हो या किसी यूनिफॉर्म में हो, कि आप कोई भी काम कर रहे हो, एक डिग्निफाइड लाइफ से नीचे आपने नहीं जाना है, डिग्निटी से नीचे नहीं जाना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए कुछ भी चार्ज कर रहे हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हो, एक डिग्निटी आपको अपनी मेंटेन करनी है कि ये नॉन नेगोशिएबल है। मैं जीतूं, मैं हारूं, कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि वही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफाइन करता है। कई बार लोग, मैंने देखा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को जिद का इशू बना लेते हैं। नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अलाउ नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं। थोड़े फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आप तब करिए जब आप इस लेवल पे पहुंच जाए कि हाँ, आपके कोर्ट में घुसने से वाकई हालात और माहौल बदल जाए। सीधी सी बात है, जब आप उस प्रोफेशनल लेवल पे आ जाए तब ये बात समझ आती है। लेकिन जब आप नहीं उस लेवल पे, आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं या बीच में हैं, तो कोशिश करिए कि आप जितना फ्लेक्सिबल हो उतना चाहें। लेकिन फिर वही बात है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि कई आपका सीनियर, जूनियर, या आपका कोलीग, या आपका क्लाइंट, या कोई भी, बेंचेस में भी कई बार बहस हो जाती है कि आपको एक डिग्निटी से नीचे ले जाए, या उस लहजे में आपसे बात करे, या वैसे कोई चीज कह दे। तो अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, कि डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिएगा। और दूसरी बात, कभी भी अपने क्लाइंट के लिए ये मत सोचिएगा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर वो आपको
आपकी फीस दे रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारी है, यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। आपको पूरी ईमानदारी से हर लेवल पे प्रयास करना है। अपने लिए बाउंड्री मत सेट करिए कि यार ये मेरा काम नहीं है, मैं तो बस कोर्ट में देख रहा हूँ, मैं फलानी जगह नहीं जाऊंगा, ढिमकानी जगह नहीं। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके, कुछ लोगों से मिलके, कुछ काम करके, कुछ पेपर वर्क करके क्लाइंट को रिलीफ मिल सकती है तो वो जरूर मिलवाइए, और ये आपकी ड्यूटी है। ग्रेट ग्रेट सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में जैसे आपने क्लाइंट के बताया, सो हाउ डू यू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड क्लाइंट ट्रस्ट इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन? क्योंकि बहुत बार कभी कभी नेगेटिवली देखा जाता है, या क्लाइंट बहुत बार वो इनिशियल समझ नहीं पाता कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। सो इसके बारे में सर प्लीज बताएं। देखिए, पहली बात तो ये बहुत कॉमन चीज है, और मतलब अगर अर्ली प्रैक्टिस है, मेरी भी है, तो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और हो सकता है कि कोई उनको बेहतर एडवाइस दे रहा हो उनके हिसाब से, और कहीं ना कहीं फाइनेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उनको दूसरा लॉयर सस्ता लग रहा हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं फिर से एक चीज कहता हूँ और हर क्लाइंट से कहता हूँ, जरूरी नहीं है मेरे साथ आए, जो ट्रस्ट का फैक्टर है। मैं सीधे सीधे उनसे ये कह के चलता हूँ कि भैया देखिए, पहली बात तो ये है, कोई भी आपका मुकदमा लड़े, कोई भी कानून के दायरे से बाहर जाके नहीं लड़े। जितना स्कोप लीगली है उतना ही है, जितने प्रोज हैं उतने ही कॉन्स हैं, जितनी लीगैलिटीज है, जितना रिस्क है, वो कहीं चला नहीं जाएगा। जो फेवर के पॉइंट हैं वो फेवर में ही रहेंगे, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेंगे। हमारा काम है आपकी बात को रखना, और अल्टीमेटली डिसाइड करती है बेंच। उस पर किसी का कोई जोर नहीं, उनका विवेकाधिकार है, वो तय करते हैं कि किसकी बात सही उनको लगती है। तो पहली बात तो यही क्लियर हो जाता है कि भाई, मैं उनसे पैसे हटने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्योर एम वही नहीं है, वो किसी के भी साथ जाए, कहानी यही रहेगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर मुकदमे या इंसान के लिए कानून तो नहीं बदलेगा, वो तो वही रहेगा, उसी तरीके से प्रोसीडिंग चलती है। दूसरी चीज, जहां अगर बात करते हैं हम एथिक्स की, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना हो पाए, मैं क्या कर सकता हूँ उस पर उतना ध्यान ना दूं, बल्कि मैं इस बात पे ज्यादा ध्यान दूं कि क्लाइंट चाहता क्या है। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ तो उसके बाद तय होगा ना। एथिकली, मतलब एथिक्स की बोलूं या हैबिट की बोलूं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ऑलवेज बी अ वेरी गुड लिसनर। आप एक थेरेपिस्ट की तरह ही होते हैं, जब कोई आपके पास प्रॉब्लम में आता है, एक वकील के पास, आप उस टाइम अगर बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं, थोड़ा रहिए, बिल्कुल रहिए प्रोफेशनल, लेकिन रूड मत होइए। सामने वाले को वैसे वो परेशान है, आप उसे और थोड़ा सा ह्यूमिलेटेड फील कराएं, ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं। आप कितने भी बड़े ओहदे पे चले जाएं, कुछ भी बन जाए, थोड़ा रूड मत होइए, थोड़ा पोलाइट रहिए, स्वीटली ही बात कीजिए। काम करना ना करना आपकी मर्जी, कायम कराना ना कराना उसकी मर्जी, बट ऑलवेज जस्ट ट्राई टू बी लिटिल पोलाइट विद पीपल। वैसे बहुत बुरे लोग हैं दुनिया में, आपको बनने की जरूरत नहीं है। ट्राई एंड बी अ बेटर पर्सन। जेन्युइन आंसर, एंड रियली बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर, मैं एक नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, एज ए लॉयर, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सफलता को आप कैसे परिभाषित करते हैं? सीधी सी बात है, सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी निगाह में आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या है। ग्रेट ग्रेट। नीड पूरी हो सकती है, ग्रीड नहीं। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कितने पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, और बार बार उस लेवल को ऊपर मत करिए, आप ही के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। राइट। अगर आपको लगता है कि आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, जैसे बैंक में सपोज लेट्स टेक अ फिगर 5 करोड़ रुपए हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वर्क फॉर इट। अगर आप 3 भी कर पाते हैं, 1 भी कर पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करी है। लेकिन अननेसेसरीली किसी को देख कर कि नहीं यार, मेरे पास मान लीजिए आपके पास आ ही गए 5 करोड़, इमेजिन, और बाद में आप देखें नहीं इसके पास ज्यादा है, मुझे अब 10 करना है, इसका कोई अंत नहीं है। राइट राइट, वेरी ट्रू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोटिवेटेड मत रहिए या आगे मत बढ़िए। कई बार लोग कहते हैं यार ऐसे तो क्या फायदा है, कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। हम लोग यही बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है लाइफ में, सेटिस्फाइड होना कितना जरूरी है ये कोई नहीं बोलता। और आई डोंट थिंक सो। मैंने आज तक बहुत एक आधा लोगों से ही कभी सुना होगा दैट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। बहुत कम लोग होते हैं, और ये जो लोग होते हैं जो हमेशा कंपटीशन की बात करते हैं ना, ये वही होते हैं जिनको एंजाइटी डिप्रेशन बहुत होता है ज्यादातर। फिर वो योगा विपासना पता नहीं क्या क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के बात किस पे आ जाती है कि आप सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से हैं या नहीं। और आप सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब आपको पता हो कि आपकी नीड क्या है और आपकी ग्रीड क्या है। राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। नीड कैन बी फुलफिल्ड, ग्रीड कैन नॉट बी फुलफिल्ड। बस मेरा इतना ही मानना है। ग्रेट 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 सर, ग्रेट सर। मैं सर एक और थोड़ा सा एक सवाल लेना चाहूंगा, थोड़ा सा इमोशनल। व्हाट डू यू थिंक योर ग्रेट फादर वुड से अबाउट योर अचीवमेंट टुडे? काफी खुश होते हैं
डायरेक्टली तो मेरे सामने नहीं कहते। हाँ, पीठ पीछे मेरी मदर से या मेरी बड़ी बहन से ज़रूर कहते। मेरी बड़ी बहन है, मेरे फादर के बहुत क्लोज़ रही हैं, मेरे भी बहुत क्लोज़ हैं और उनसे ज़रूर कहते। मेरी मदर से भी शायद ना कहते, लेकिन बहुत खुश होते। मेरे सामने इसलिए ना कहते क्योंकि उनको लगता कहीं न कहीं शायद हर फादर को लगता है अपने बेटे के लिए डगमगा ना जाए, गलत ना करने लगे, जितना भी सही सोच रहा है, इधर-उधर ना दिमाग जाने लगे। तो डेफ़िनिटली फादर्स की अपने बेटों के साथ थोड़ी-सी इक्वेशन डिफरेंट होती है, मदर्स की डिफरेंट होती है। राइट, वो भले ही कुछ बोले ना बोले, वो आपकी लाइफ की छत तो होते ही हैं, हमेशा राइट, रहेंगे। राइट। तो डेफ़िनेटली निगाह उनकी पूरी रहती है और अगर मैं कुछ मान लीजिए कोई केस हो या कुछ हो, मैं इधर-उधर कुछ कर रहा होता तो डेफ़िनेटली वो टोक ज़रूर देते, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। लेकिन खुश बहुत होते और इसलिए नहीं होते कि मैं कितना कामयाब वकील हूँ या नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि मैं अच्छा इंसान बना या नहीं। ग्रेट, ग्रेट, एकदम सही, एकदम सही। सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं थैंक यू। एक लास्ट और एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा फॉर द यूथ, फॉर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, उनको गाइड करना चाह रहे हैं, एज ए काउंसलिंग करना चाह रहे हैं। सो वो सर क्या पॉइंटर्स हैं, वो क्या एडवाइस है जो आप देना चाहेंगे, जो यंगस्टर को बीइंग ए टेक्नोलॉजी, बीइंग सेवी, जब मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की बात करूं, एआई की बात करूं, स्किल्स की बात करूं, सो क्या क्या उनको अपनाना चाहिए, क्या क्या स्किल उनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या मैं बोलूं टिप्स बोल दूं जो उनके बहुत काम आने वाली है इस जर्नी के दौरान। सर, इसके बारे में प्लीज बताएं। देखिए, पहली बात तो ये कि आप वकालत में अगर आ रहे हैं और फर्स्ट जेन लॉयर हैं और किसी बड़े कॉलेज से नहीं आते हैं, तो थोड़ी आपकी मुश्किलें ज़्यादा हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा और इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है, मैं एक चीज़ आपको भी बताता हूँ, आप भी उससे एग्री करेंगे। हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा वकील किसी बड़े कॉलेज से नहीं आया। यस, जितने दैट इज भी बड़े नाम आप सुनते हैं, वो शायद ही किसी बड़े कॉलेज से पढ़े हों। सब आप ही के जैसे किसी न किसी छोटे शहर या छोटे कॉलेज से पढ़ के आए हैं और आज उनके नीचे बड़े-बड़े कॉलेजेस के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं किसी के टैलेंट पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं और अच्छी एजुकेशन सबका हक है। हालात सबके अलग होते हैं, वो एक अलग बात होती है। तो पहली बात तो इस बारे में कभी अपने मन में कोई इंफीरियॉरिटी मत लाइए। सबकी अपनी अलग जर्नी होती है, सबको अलग जगह पहुंचना है, सबको अलग-अलग टाइम लगता है। अब आ जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिए, आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपकी एक साइड इनकम हमेशा बनी रहे, लेकिन लीगल दायरे में रहकर। और वो राइट, आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि अब ऑप्शंस बहुत आने लगे हैं, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, और भी हैं 2-4, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, जिनसे आप फ्रीलांस काम ले सकते हैं। और इसने मुझे भी इनिशियली बहुत हेल्प करा था जब मैं अपनी एजुकेशन थोड़ी-सी, मैंने 1-2 कोर्सेज किए थे एआई से रिलेटेड और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। मैं घर वालों से पैसे नहीं लेना चाहता था, तो मैंने वो पैसे ऐसे ही कामों के थ्रू, फ्रीलांस कामों के थ्रू कमाए हैं। इनमें कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है। फिर मैं कहूँगा एक पेन पेपर लीजिए, थोड़ा-सा इनके बारे में पढ़ना शुरू करिए। फिर आप देखिए कि आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसी कौन-सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है अभी कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, इससे जुड़ी चीज़ों को सीखने में आपको कितना समय लगेगा कि आप यहाँ पे अपने टैलेंट को सेल कर पाएँ, ताकि आप एक डिग्निफाइड तरीके से इनकम जनरेट कर पाएँ। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए और हो जाएगा। बजाय इसके कि आप इधर-उधर लोगों से हाथ फैलाएँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। 1 घंटा अपने स्किल्स को दीजिए और आधा घंटा ऐसी जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अपवर्क हो या फाइवर हो, इनको दीजिए, इनको समय दीजिए, समझिए कैसे काम करती हैं और इन्हीं के थ्रू आप काम लाने की कोशिश करिए और आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आप बीच में कोर्ट प्रैक्टिस मत छोड़िए, कोर्ट तो आप दिन में है ना, शाम का समय इन सब चीज़ों को, थोड़ा पढ़ाई-लिखाई को ज़रूर दीजिए। क्योंकि जब एक आपकी साइड इनकम आने लगती है इससे, लेट्स टेक एन इंस्टेंस, अगर 5 से 10 हज़ार भी आ रही है ना, तो 5 से 10 हज़ार रुपए आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस ला के देगा, जो आपको कितना भी कोर्ट का एक्सपीरियंस उस टाइम नहीं ला के देगा। भले ही आपको चाहे कितने भी कैपेबल हो, कितनी भी आपको नॉलेज हो। क्योंकि ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम है। और आप इक्वालिटी के लिए कुछ भी कोशिश कर लीजिए, एजुकेशन बहुत बड़ा टूल है, पॉलिसीज बहुत बड़ा टूल है, किसी भी देश की, किसी भी समाज की बात कर लीजिए, जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम हर आदमी तक नहीं पहुंचती, आप डिस्क्रिमिनेशन को अलग नहीं कर सकते। किसी भी पॉलिसी से नहीं, किसी गवर्नमेंट से नहीं, किसी भी लॉ से नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम एटलीस्ट आज की डेट में बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि वही तय करता है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी डिग्निफाइड तरीके से जी सकता है या नहीं जी सकता। आप इज्जत से दाल रोटी कमाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए जरूरी है। कोई भी लॉ आपके लिए बन जाए, किसी भी के लिए जो कमजोर पड़ रहा हो, वो आपके किसी काम का नहीं होगा, कोई भी पॉलिसी काम की नहीं होगी। और कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी समाज हमेशा ऐसे लोगों को ही पसंद करता है जो
कुछ अपनी तरफ से इनपुट दे रहे हैं, ना कि सिर्फ ले रहे हैं। राइट तो कोशिश करिए कि आप अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से छोटी छोटी चीजें करके 5,000 का टारगेट बनाइए, 5 का नहीं बना पा रहे हैं, 2,000 महीने का बनाइए। तो 2,000, 20,000 और 20 से 2 लाख कब होगा वो आपको रियलाइज नहीं होगा। ग्रेट ग्रेट सर, राइट राइट, वेरी ट्रू, वेरी सबसे बड़ी आइडियोलॉजी यही है, इससे बड़ी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बाकी सब बाद में। फिर मेरे से किसी ने एक बात बोली थी और बड़ी एक लॉजिकल है, वो होता है ना, भूखे का कोई धर्म नहीं होता। आप कमजोर पड़ गए हैं तो फिर कमजोर के साथ कोई क्यों खड़ा होगा? थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल बनाइए, एम्पावर करिए। आप होंगे तो 4 आदमी आपको देख के और होंगे। डेफिनेटली 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 सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं Thank you. योगी राम के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हम बात कर रहे थे एडवोकेट तरुण बाजपेयी जी से, हु इज फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और इन्होंने अपनी यात्रा, अपनी जर्नी शेयर करी। ही हैज बिल्ड हिज ओन लॉ फर्म इन जस्ट 3 years. ही इज रजिस्टर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये रजिस्टर्ड हैं, और क्रिमिनल केस, फाइनल डिस्प्यूट, हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट केसेस देखते हैं। लोग इनको जानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं फॉर हिज स्किल इन निगोशिएशन, टेक ड्रिवन लीगल प्रैक्टिसेस। एंड आपने इनको बहुत बार सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, जिसके थ्रू ये यंग एडवोकेट्स को मेंटर कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही इज हेल्पिंग टू रेज द लीगल अवेयरनेस नेशनल वाइड। सो सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरीके मुझे से भी बताया, बहुत अच्छा लगा। आपको और आपकी टीम को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी कि आके आप लोगों से बात कर पाया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं सर, आपको क्रेडिट जाता है पूरे योगीराम की टीम को, योगीराम की व्यूवर्स को। और जिस तरीके से आपने डिटेल में बताया सर, बहुत अच्छा लगा। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, योगीराम की टीम की तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से, आगे भी हम ऐसे जुड़े और आप सब टॉपिक्स के, लॉ के टॉपिक्स हो गए, लीगल इश्यूज के टॉपिक्स हो गए, उन पे भी हम बात करें, उन पे भी हम चर्चा करें। और उससे जो आपका जो विजन है, जो एक लीगल अवेयरनेस आप चाह रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, उसमें और थोड़ा सा, एक छोटा सा और योगदान हमारी तरफ से भी कहूँ सर। बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा। योगीराम की टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच बहुत फॉर बहुत योर धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का भी।